हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। मेरा नाम है अंकुर बबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हम आज इस वीडियो के अंदर अपने पूरे चैप्टर को एक ही बार में कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब कि हमारा ये होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो हम यहाँ बात करेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर के लास्ट टॉपिक तक, जहां इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं कि भाई सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर के परिचय के बारे में और जानेंगे साथ ही साथ कि चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हम बात करते हैं कि भाई हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें, हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति, है ना। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, जिसका नाम है आधुनिक दुनिया। तो अब आपको ये दो चीजें देखना है कि मुद्रण संस्कृति का मतलब क्या होता है और आधुनिक दुनिया का मतलब क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मुद्रण संस्कृति क्या है और आधुनिक दुनिया क्या है। मुद्रण संस्कृति का मतलब है किसी चीज की छपाई को लेकर। हम छपाई ना कहें तो ये छपाई किससे संबंधित हो जाए, किताब से, इससे या इसके बारे में बात की जाए तो ये सब क्या है, ये आपकी मुद्रण संस्कृति का हिस्सा है। चाहे किताब के बारे में बात करें, चाहे न्यूज़पेपर के बारे में बात करें, चाहे कैलेंडर का छपना हो, चाहे नोवेल का छपना हो, चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ का छपना हो। तो मुद्रण का मतलब क्या हो गया, कोई लिखी हुई चीज की उसकी दूसरी कॉपी बनाना या उसको व्यवस्थित तरीके से छाप देना, वो आपका क्या हो जाता है, उसको हम मुद्रण कहते हैं। आधुनिक दुनिया का मतलब यह है कि जब से मुद्रण आया है, जब से छपाई की व्यवस्था आई है, तो हम उसको देखेंगे आज की दुनिया के साथ कि उसका क्या संबंध है। आज आप देखें तो कई सारे लोग पेपर पर नहीं पढ़ते, उन्होंने पेन टेब ले लिया और उससे पढ़ते चले जाते हैं। मतलब आज के डिजिटल युग में भी आ गए हैं, वो डिजिटल प्रिंटिंग भी होने लगी है। कभी छपाई के लिए लिखना पड़ता था, एक कॉपी की, मान लीजिए कि लिखा हुआ है, इसकी दूसरी कॉपी बनानी है तो अभी तो क्या है, बोले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बोले इसकी फोटोकॉपी निकलवा लो। पहले क्या था, आज से 400-500 साल पहले बैठकर आपको लिखना पड़ेगा, या उसके पहले जब लिखाई की व्यवस्था नहीं है तो क्या है, दिमाग में बैठा लो, कोई आएगा तो वह समझा देंगे ऐसा ऐसा कुछ लिखा था। जब लिखने की व्यवस्था आई तो भोजपत्र के ऊपर या हाथ से बनाए गए कागज के ऊपर आप इसको लिखेंगे। और आगे की तकनीकी में आए तो इसको क्या होगा, लकड़ी की प्लेट पर खोद कर छाप देंगे, जैसे आपके शादी के कार्ड की छपाई होती है। आपका भी छपेगा शादी कार्ड, चिंता मत करिए, है ना। तो अब बात करें कि आप जैसे ही आप देखें तो हमने मुद्रण की बात करी और आधुनिक दुनिया मतलब आज के जमाने में हम डिजिटल बुक पढ़ते हैं, ई बुक पढ़ते हैं, अच्छा प्रिंट पढ़ते हैं, बहुत तेजी से छपाई हो जाती है। तो हम ये मुद्रण संस्कृति को आज की दुनिया के साथ कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे। आप देखें यहां पर जैसे ही आप अपने आसपास चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि आपको किताबें मिलेंगी, आप पाएंगे कि पत्र पत्रिकाएं मिलेंगी। रोज सुबह चाय के साथ आप अखबार भी नाश्ते में लेते होंगे, खाते नहीं हैं, पढ़ते हैं। ऐसा मत कहो सर अखबार नाश्ते में लेते हैं तो क्या थोड़ी थोड़ी तोड़ तोड़ के खाएं, क्या नहीं, नाश्ते के साथ क्या करते हैं, चाय की चुस्की के साथ आप देश दुनिया की खबरें पढ़ते हैं, मशहूर तस्वीरों की नकल देखते हैं। कई सारे लोग बड़ी बड़ी पेंटिंग लगाते हैं अपने घर में, मेजों पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं और कैलेंडर्स, ये सब आप देखेंगे तो इन सब में एक चीज कॉमन आती है कि ये सब की तो छपाई हुई होगी। क्या हुआ होगा, इन सब का तो मुद्रण हुआ होगा, इन सब का तो प्रिंट हुआ होगा। बिना प्रिंट के तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ लिख ही नहीं सकते। तो भाई ये तो सब आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और जैसे ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो छपाई हो रही है। छपाई हो रही है मतलब कोई एक कागज से दूसरे कागज पर जा रहा है, एक पदार्थ से कोई चीज को दूसरे पदार्थ पर लिखा जा रहा है। मान लीजिए कि किताब है, कोई अच्छे कागज पर छपी है, कोई सस्ते कागज पर छपी है, दो प्रकार का कागज मान लिया हमने, अच्छा और खराब, लेकिन छपाई तो होगी ना यहाँ पर। तो हमने इन सब चीजों को देखा तो हमें समझ में आया कि अब यार यहाँ पर छपाई वाली बातें होने लगी हैं। हमने देखा कि डायरी जिस पर हम अपनी दैनिक दिनचर्या नोट करते हैं या हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लिखते हैं वहां पर, सड़कों के किनारे की विज्ञापन, सिनेमा घरों के पोस्टर, ये सब कैसे आ रहे हैं, ये प्रिंट से ही आ रहे हैं, मुद्रण से ही आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और आधुनिक दुनिया में ये कैसे हो गए हैं, रंगीन हो गए हैं, तरह तरह के कलर से इंटरेस्टिंग बनाते हैं उन मामलों को, ताकि क्या हो सके, आप बहुत आसानी से उन चीजों को एक्सेप्ट कर सके, ग्रास्प कर सके। छपा हुआ साहित्य पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे छपाई आ गई तो हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार तो हमने देखा कि नाश्ते के साथ पढ़ते ही हैं। सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को हम मानकर चलते हैं कि ऐसा पहले से चला आया है। यह सोचने की जरूरत हमें नहीं पड़ती कि छपाई के पहले एक दुनिया थी
और शायद हम महसूस करते हैं कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी, है ना, और ऐसा हमें लगता भी है कि होगी। छपाई का अपना एक इतिहास रहा है। छपाई के इतिहास को हम कैसे देखेंगे, तो छपाई का इतिहास आप देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सुरती से। छपाई स्टार्ट होगी सुरती से और आजकल कहां तक आ गई है, डिजिटल युग तक आ गई है। कहां तक आ गई है, डिजिटल युग तक आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे समकालीन जमाने को हम आकार देंगे छपाई के रास्ते, और आप देखेंगे इसका इतिहास क्या रहा है। जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो आप मुद्रित सामग्री कब से चलना शुरू हुई है वो भी बात करेंगे यहां पर, और आधुनिक दुनिया को बनाने में इस छपाई का क्या योगदान था, छपाई का क्या महत्व था, वो भी हम यहां पर देखेंगे। मुद्रण के इतिहास के बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे पूर्व एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में मुद्रण कला फैली, समझ में आई, विकसित हुई, यहां पर भी किताबें छपने लगी। मुद्रण तकनीकी के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलावों के बारे में भी जोड़कर देखेंगे, समझने की कोशिश यहां पर हम करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आप देखें, ये एक हिसाब किताब लिखते हुए लोग हैं, तो ये क्या है, लिख रहे हैं, तो ये भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक तरीके की छपाई हो रही, लिखकर रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रख रहे हैं यहां पर। तो हम क्या देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम पढ़ेंगे यहां पर शुरुआत में छपी किताबों के बारे में बात करेंगे, जापान में जो मुद्रण आया उसके बारे में बात करेंगे, ये एक ही टॉपिक के अंदर होगा। यूरोप में मुद्रण का आना, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम बात करेंगे। गुटेनबर्ग के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई उसके बारे में देखेंगे। मुद्रण क्रांति और उसका असर, इसका असर क्या होगा, नए पाठक वर्ग का उदय, धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, मुद्रण का प्रतिरोध, ये बातें हम यहां पर देखने वाले हैं। जब छपाई होने लगेगी तो पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, जब पाठक वर्ग मिल गया तो उनका जुनून हम देखेंगे, पढ़ने का जुनून। दुनिया के जालिमों हिलोगे अब तुम, है ना, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, तो हम ये वाला टॉपिक भी देखेंगे। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति को भी जोड़कर देखेंगे। 19वीं सदी का दौर आएगा तो उसमें हम बच्चे, महिला और मजदूर, नई तकनीकी के परिष्कार के बारे में भी बात होगी। साथ ही साथ बात होगी भारत का मुद्रण संसार, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां, छपाई का भारत में आना, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों को लेकर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। प्रकाशन के नए रूप को लेकर बात करेंगे, महिलाएं और मुद्रण की बात होगी, प्रिंट और गरीब जनता देखेंगे, और प्रिंट के ऊपर प्रतिबंध की बात की जाएगी, जिसमें हम प्रिंट और प्रतिबंध को यहां पर देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारे क्या होंगे, ये सारे टॉपिक हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक शुरुआती छपी किताबों को लेकर। तो आप सबसे पहले जब शुरुआती छपी किताबें जैसे ही आती है, तो इन शुरुआती छपी किताबों का हम जैसे ही जिक्र करते हैं तो आप पाएंगे यहां पर कि हम कैसे शुरुआत की छपी किताबें ना, शुरुआत में कैसे किताबें छपी, तो उनके ऊपर हमें बात करनी है। तो हम अगर ये शब्द ले रहे जिसको आप शुरुआत कह रहे हैं, तो शुरुआत को अगर हम लेते हैं, इसको अगर हम ऐसा कुछ रख लें यहां पर, और हम शुरुआत के पहले थोड़ी सा जाएं, मतलब हम शुरुआत के पहले की बात करें और शुरुआत के बाद की, ये बीच का जो समय है यहां पर, तो क्या हुई है, शुरुआत किस चीज की शुरुआत हुई है यहां पर, तो यहां पर शुरुआत हुई है किताब के लिखने की या किताब के छपने की, है ना, क्या हुई है, किताब के छपने की। जब किताब के छपने की शुरुआत यहां पर हुई है, तो किताब जब शुरुआत हुई है तो उसके पहले का चलन कैसा था, तो इसके पहले भी चीजें जो है उनको संग्रहित करके लिखा जाता होगा। तो यहां पर चलन होगा लिखते होंगे, या हम ऐसा कहें कि लिखने की जगह सबसे पहले क्या होगा, यहां पर चीजों को श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजते होंगे, मतलब चीजों को याद रखने का चलन होगा, ये चलन यहां पर आया होगा। साथ ही साथ जब शुरुआत आई होगी तो उसके पहले, छपाई के पहले क्या होगा, पांडुलिपियां बनाई जा रही होंगी। क्या मतलब कि इनको पेपरों पर, पत्तों के ऊपर लिखकर इनको तैयार किया जा रहा है, पांडुलिपियां यहां पर तैयार की जा रही हैं। शुरुआत के बाद क्या होगा कि जैसे छपाई की शुरुआत हो गई तो इसमें तरह तरह के क्या होते रहेंगे, इस पर तरह तरह के सुधार होते रहेंगे। क्या होंगे, छपाई को लेकर तरह तरह के सुधार होंगे, मतलब यहां पर छपाई की क्या आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी, मतलब छपाई तेजी से क्या हो जाएगी, छपाई में तेजी से वृद्धि हो जाएगी, यहां पर छपाई तेजी से बढ़ जाएगी। तो ये बात हम देखने वाले हैं कि जब भाई शुरुआती दौर में जो किताबें छपी, जब प्रिंट की तकनीकी आई, तो इस दौर पे जो हम किताबों की बात कर रहे हैं, यहां पर कैसी किताबें छपी और कैसे छापा गया, वो तकनीकी कहां से आई है, समझ में आई ना बात की क्या बात होगी। शुरुआत के पहले की बात आपको समझ में आई कि याद कर लेंगे, फिर सुरती का मतलब क्या है, बोलकर सुनाएंगे और सामने वाला सुन लेगा और सुनकर उसको याद रखेगा और अगली पीढ़ी को फिर बना देगा, उसको बता दे, उसको कहते हैं सुरती। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को लिखने के लिए पांडुलिपि आपने देखा होगा, इस तरीके के भोजपत्र आपने कई सारे देखे होंगे, ऐसी किताबों के ऊपर ये श्लोक आपको यहां पर लिखे मिल जाएंगे, यहां पर है ना, ऐसे श्लोक लिखे मिल जाएंगे। तो ऐसे कई सारे भोजपत्रों का उपयोग कर करके क्या है, उस पर भी चीजें लिखी गई जिनको हम पांडुलिपि कहा करते हैं। क्लियर बात।
देखिए, तो बात आएगी जैसे ही शुरुआती छपी किताब की बात आई तो यहां पर छपना शब्द आ गया, और छपने शब्द का संबंध होता है मुद्रण के साथ, है छपने शब्द का संबंध होता है मुद्रण के साथ, और मुद्रण का मतलब आप जानते हैं प्रकाशित होना, छपना, छपाई, प्रिंट, ये सारी बातें। तो ये मुद्रण जो है वो है क्या, है ना, जब छपी है तो छपी का मतलब क्या है, तो ये कैसे छपी होंगी, तो इसकी तकनीकी के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी कि यहां पर तकनीकी कैसे मिल रही है, कैसे काम कर रही है। तो आप देखेंगे कि मुद्रण की जैसे बात आती है तो आपको देखना पड़ेगा छपाई की तकनीकी कहां है। तो छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहां आई, चीन, जापान और कोरिया में विकसित होती है। सबसे पहले कहां विकसित हुई, चीन, जापान, कोरिया में विकसित होती है। तो ये छपाई कैसे होती थी, मशीन से होती थी क्या, नहीं, मशीन से नहीं, हाथ से छापते थे। कैसे, हाथ से छपाई होती थी, ऐसे लिख लिख कर छपाई या रगड़ रगड़ कर छपाई यहां करते थे। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक, जिसको आप तख्ती कागज से रगड़कर छपाई करते थे, जिसको वुडन ब्लॉक भी कहते हैं, उसके माध्यम से भी क्या हुआ कि एक कागज का ऐसा पेंट ले लिया, जैसे मान लीजिए ये है ना, यहां पर आप देख रहे हैं तो ये खोद दिया, यहां पर क्या लिखाई है, इसके ऊपर स्याही लगा दी और फिर रगड़ दिया। उसके रगड़ने से क्या होगा, दूसरे कागज पर छपाई हो जाएगी। ये तकनीकी थी पहले छपाई की। पतले और छिद्रित कागज के दोनों तरफ लिखना संभव नहीं था, या दोनों तरफ छपाई उस टाइम पर संभव नहीं थी, लेकिन एक तरफ छपाई वहां पर होने लगी थी, है ना, एक तरफ आसानी से छाप रहे थे। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये मेहंदी का चित्र कि आपके हाथ पर छाप देते हैं, या इस मेहंदी को आप कागज पर छापेंगे तो दूसरी तरफ आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। अगर दोनों तरफ छाप देंगे तो कहीं का कुछ समझ में नहीं आएगा। पतला कागज है, अच्छा कागज नहीं था, तो इस कारण से छपाई क्या हो रही है, एक ही तरफ होती है। तो छपाई का मतलब समझ गया ना, कि इस तरीके का कोई सांचा बना लेना, जैसे आपकी मेहंदी के लिए हाथ पर उपयोग करते हैं, वैसे ही छपाई के लिए उसकी एक स्लेट तैयार करेंगे और कागज के ऊपर पटक कर छाप देंगे, रगड़ कर उसको छाप देंगे। ये छपाई की तकनीक हुआ करती थी। अब यहां पर जो छपाई की तकनीक है, यहां पर एक शैली आती है, इसको कहते हैं अकॉर्डियन शैली कहलाती है ना। अकॉर्डियन शैली का मतलब होता है किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई गई एक जो किताब है या बनाई गई नोटबुक है, उसको कहते हैं अकॉर्डियन शैली। उसमें किताबें क्या होती हैं कि भाई उसमें हम चीजों को किनारे पर छोड़ देंगे, कुछ जगह उसमें छोड़ देंगे। किताबों को सुलेखन और खुशनवीसी, है ना, खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक और खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई लिखते थे। तो यहां पर क्या होगा कि भाई जो अगर ये पेज आ गया है आपके पास, तो इस पर क्या है कि आपको भैया यहां पर चारों तरफ पेज छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर इसको मोड़ दिया गया और मोड़कर बाद में सिल दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे अकॉर्डियन शैली। इसमें क्या होगा कि यहां पर कोई चीज लिखी जा रही है तो लिखने का काम कौन करेगा, लिखने का काम करते हैं सुलेखक और सुखखत लोग लिखने का काम करते हैं। कौन होते हैं सुलेखक, तो सुलेखक व्यक्ति हैं ये, इनका नाम है BN राव, जिनके द्वारा भारत का संविधान लिखा गया था। पूरा संविधान इनके द्वारा ही लिखा गया, और ये इनकी हैंडराइटिंग है, हाथ से लिखा गया, टाइप नहीं हुआ है, ये हैंडराइटिंग है। और इनने चारों तरफ जगह छोड़ी है, तो आप देख पा रहे हैं ये डिजाइन चारों तरफ ऐसी बनवा दी गई है। तो ये तरीका कहलाता है, शैली को कहते हैं अकॉर्डियन शैली, ये कहलाती है। उसमें हम लिखने की बातें करते हैं। क्या होता है अकॉर्डियन शैली में, कैसे तैयार करते हैं, ये आप देख लीजिए। अकॉर्डियन शैली के अंदर इसमें पेपर को मोड़ कर क्या करेंगे, जो जगह बचती है पेपर को मोड़ कर उसको सिल दिया जाएगा। सिलने के बाद उसको सब बांध दिया जाएगा, बांधने के बाद उसको चिपका दिया जाएगा और ऐसी जिल्द चढ़ा दी जाएगी और एक किताब तैयार हो जाएगी। इसको कहते हैं हम अकॉर्डियन शैली कहलाती है। मुद्रित सामग्री के बारे में अगर बात की जाए तो चीन एक ऐसा देश था, या चीन का राजतंत्र ऐसा था कि जो सबसे ज्यादा मुद्रित सामग्री का उत्पादन करता था। मतलब मुद्रित किताबें या छपाई वाली किताबें हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर थी, चीन में हुआ करती थी। आप देखें क्यों थी यहां पर ऐसे, क्यों छपते थे कि यहां पर एक तो सिविल सेवा परीक्षा, चीन दुनिया का पहला देश है जिसने आपको संघ लोक सेवा आयोग दिया है, सिविल सेवा परीक्षा दी है, तो इसका जन्मदाता देश भी चीन है। तो सिविल सेवा परीक्षा से चीन की नौकरशाही क्यों थी, क्योंकि चीन की नौकरशाही विशालकाय थी और उस नौकरशाही को संभालने, लोगों को सिलेक्ट करने के लिए हमको एक परीक्षा करवानी पड़ेगी। इसके लिए बड़ी तादाद में किताबें छपेंगी, जब किताबें लोग पढ़ेंगे तभी पेपर दे पाएंगे, बड़ी तादाद में किताबें छपेंगी। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, तो किताबों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लोग पढ़ेंगे कैसे, तो उनको पढ़ाने के लिए किताबों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो गई। मतलब हम क्या कहते हैं कि छात्र और किताबें सीधे तौर पर संबंधित हैं। मतलब सीधे तौर पर संबंधित का मतलब क्या है, छात्र की संख्या बढ़ेगी तो किताब की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो ये छात्र संबंधित है, ऐसा नहीं किताब बढ़ा दोगे तो छात्र अपने आप पैदा हो जाएंगे, ये नहीं। छात्र बढ़ेंगे तो आपको मजबूरी में किताब बढ़ानी पड़ेगी, आपको पब्लिश करनी पड़ेगी ताकि आपकी किताबें बिक सके।
17वीं सदी आते आते तक चीन में शहरी संस्कृति के, है ना, शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई। मतलब क्या हो गया कि शहरी संस्कृति आई तो इनकी छपाई में डाइवर्सिटी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती हैं। देखिए मुद्रित सामग्री जो है वो कई प्रकार के लोग पढ़ने लगे, जैसे कि विद्वान और अधिकारी। पहले अगर आप देखें तो सिर्फ विद्वान और अधिकारी पढ़ते थे, अब क्या हो गया, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगा। पढ़ना एक क्या बन गया, सगल बन गया। सगल क्या है, दिल बहलाने, टाइम पास करने, मनोरंजन का एक साधन था। तो पढ़ना भी एक क्या हो गया, सगल बन गया, समय काटने का एक साधन हो गया। सगल के ऊपर एक शेर आपको बताया भी गया था, इश्क मोहब्बत भी किसी सगल से कम नहीं है विवेक, क्योंकि इनके राइटर भी विवेक हैं, है ना। इश्क मोहब्बत भी किसी सगल से कम नहीं है विवेक, ये खुदा हम दोनों की मोहब्बत में इजाफा ही इजाफा हो, मतलब बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी हो। तो सगल क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क और मोहब्बत किसी सगल मतलब टाइम काटने या मनोरंजन के साधन से या अपना समय व्यतीत करने के साधन से कम नहीं है, इसमें इजाफा ही इजाफा हो, बढ़ता ही चला जाए। आपको नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है ना, इश्क मोहब्बत में नहीं पढ़ना है। अब देखें आप यहां पर कि जब जो किताबें छपी हैं तो उनको पढ़ने वाले लोग भी थे, जिनको आप पाठक वर्ग कहेंगे। पाठक वर्ग क्या है कि साहित्यिक कृतियों को पढ़ते थे, इसमें संकलन रहा करते थे, इससे जुड़े हुआ करते थे। रूमानी नाटक मतलब यहां पर वही प्रेम प्रसंग वाली बातें, है ना, प्रेम प्रसंग वाली बातें आप देखेंगे यहां पर कि भाई लव स्टोरी आप पढ़ना यहां पर स्टार्ट करेंगे। आत्मकथाएं, बायोग्राफी, किसकी आत्मकथा, जैसे हमने कलाम साहब की पढ़ ली, और है ना आपने आइंस्टीन की पढ़ ली, ऐसी कई सारी आत्मकथाएं। कविताएं, कविताओं के बारे में पोएट लिख दी कि भाई पुष्प की अभिलाषा, है ना, सतपुड़ा के घने जंगल, ऐसी कविताएं आप पढ़ते थे। और काल्पनिक किस्से, जिनको किसी ने देखा नहीं, जिनको गढ़ा गया है, मन गढ़ंत तैयार किया गया, वो काल्पनिक किस्से भी आने लगे। और इन सबको पढ़ने का अपना एक अलग अलग वर्ग था, और सभी पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, पाठक कहते हैं। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ महिलाओं ने लिखना भी चालू कर दिया। उनके द्वारा स्वरचित काव्य और नाटक भी उनके द्वारा यहां पर छापे जाते हैं। पढ़ने की नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आती है, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। आप देखेंगे पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का आयात होना स्टार्ट होता है ना। ये कब की बात है, 19वीं सदी के आसपास की बात है। संघाई प्रिंट संस्कृति क्या होती है, प्रिंट संस्कृति का संघाई जो है वो नया केंद्र बन जाता है, यहाँ पर छपाई ज्यादा होती है। इस तरीके से छपाई होती है, ऐसे छपाई होना स्टार्ट हो गई। क्यों हो रही थी, पश्चिमी शैली के स्कूलों की आपूर्ति करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको बड़े बड़े छपाई खाने बनाने पड़े। हाथ की छपाई की जगह धीरे धीरे अब क्या आने लगा, मशीन की यांत्रिक छपाई आने लगी। कुछ इस तरीके की छपाई यहां पर होने लगी, जिसकी आवश्यकता पड़ने लगी, तो आप धीरे धीरे इन चीजों को मंगाने लगे, इनका उपयोग यहां पर करने लगे। अब जब छपाई की बात आ गई तो छपाई की तकनीकी की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो जापान से होती है। तो हम वही बात कर रहे हैं, जापान में मुद्रण, प्रिंट इन जापान के बारे में बात करेंगे। तो चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से लेकर 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए, है ना। तो चीनी बौद्ध मतलब ये कहां से आई, चीन से कहां पहुंचती है, जापान पहुंचती। जापान की सबसे पुरानी छपी किताब क्या नाम है उसका, डायमंड सूत्र नाम है, और कब छपती है, 868 में छपती है। तो आप माने कि चाइना में इसके पहले किताबें छप गई थी, चाइना वाले छपाई की तकनीकी से परिचित हो चुके थे। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जा रही थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे, मतलब कवियों की बातें भी छपती थी, गद्यकार भी छपते थे, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। ज्यादा से ज्यादा लोग इन किताबों को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, अपना ज्ञान बढ़ा सकते थे। 18वीं सदी के अंत में एदो, है ना, एदो जिसे बाद में क्या कहा गया, टोक्यो कहा गया ना, क्या कहा गया, टोक्यो के नाम से जाना गया, कि शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है। तो एदो, जिसको आप टोक्यो के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कि भाई एदो किसका पुराना नाम था, तो टोक्यो जो है, तो टोक्यो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता चलता है। इसमें चाय घर के मजमों, कलाकारों, तवायफों को देख सकते हैं, इनके बारे में लिखा जाता था, उनके बारे में छापा जा रहा था। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें, पुस्तकालय एवं दुकानें क्या हैं, इन सब चीजों से अटी पड़ी, मतलब भरी पड़ी थी। इतनी किताबें यहां पर छाप दी गई थी, इतनी किताबें यहां पर ये आ जाती हैं। अब आप देखें यहां पर एक व्यक्ति है, या एक जो लेख आता है, आप देखें कितागावा, है ना, कितागावा उतामारो, क्या है ये,
1753 में एदो का मतलब क्या हो गया, टोक्यो में पैदा हुए उतामारो ने ये लिखा हुआ है ना। तो उतामारो का एक लेख आपको सामने आएगा। उतामारो ने उकियो है ना, उकियो मतलब तैरती दुनिया के नाम से एक चित्र निकाला है। तो उकियो मतलब कि क्या हो गया, तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किया, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। मतलब क्या किया गया, नॉर्मल व्यक्तियों के जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां पूरे यूरोप अमेरिका पहुंची और माने, मोनो और वॉन गाग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। कौन कौन से, माने, मोने और वॉन गाग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। अब आता है यहां पर कि उनको प्रभावित किया तुसुताए है ना, तुसुताए जुजाबुरु है ना, तुसुताए जुजाबुरु जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया। क्योंकि किताबों पर क्या था, ऐसी बाउंड्री छोड़ दी, भाई तो हमें चित्र बनवा रहे हैं, तो उनसे करार किया गया कि आप चित्र बनाएं। चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे, परंतु इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर उकेरा जाता था। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, लेकिन उसकी छवि या नकल बच जाया करती थी, उसकी छपाई यहां पर हो जाया करती थी। ये इनके द्वारा, उतामारो के द्वारा ये एक यहां पर लेख लिखा गया है। ये देखिए, ये सुबह का नजारा है, सुबह का चित्र है कि भैया ये चाय बैठे हुए हैं, ये सफाई चल रही है, तो ये सुबह का नजारा यहां पर बनाया गया। इस तस्वीर में आप देखें तो ये सब क्या तस्वीरें कुछ बनाई जा रही है लकड़ी पर, कुछ वैसे ही जैसे लिखाई का काम करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करेंगे यूरोप में मुद्रण का आना, कि यूरोप के अंदर मुद्रण मतलब कि प्रिंट कल्चर जो है, या प्रिंट की जो चीज है वो कैसे आ पाई। हमने देखा कि जो प्रिंट है वो सबसे पहले चीन आया, चीन के बाद बौद्ध संतों के साथ वो जापान पहुंचता है। अब बात करेंगे हम कि प्रिंट का यूरोप में आना, मतलब यूरोप महाद्वीप के अंदर आना, अलग अलग देशों में उसका जाना। यूरोप के अंदर प्रिंट की बात करें तो सदियों तक चीन से रेशम और मसाले, रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे हैं और वहां से कुछ सामग्री जाती रही है। इसी रेशम मार्ग का उपयोग करके चीनी कागज भी वहां पहुंचा होगा, चीन ने कागज भी बना लिया होगा, तो इस रेशम मार्ग के माध्यम से कागज भी वहां पहुंचा होगा और सामान तो जा ही रहा था, वो तो हमको पता ही है ना। तो अब देखें, अब ये क्या है, कागज क्या है, कैसा है। कागज जो है वो कातिब या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया करता था वो कागज है। तो अब आजकल कागज क्या है, हमारे नोट्स को मुमकिन बनाने वाला। हम लोग अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं, चित्र बना देते हैं। कुछ लोग ऐसी किताब होती है ना, ऐसी देखी होगी आपकी नोटबुक कुछ इस तरीके की रहती है ना आपकी नोटबुक, तो आप कुछ लोग क्या है कुछ ऐसा कर देते हैं, है ना। रुको मैं बताता हूँ कैसा कर देते हैं ना। ऐसी आपकी किताब रहती कई सारे लोग की, है ना, ऐसी किताब रहती है, तो कुछ लोग यहाँ पर पन्नों के ऊपर कुछ कलाकारी बना देते हैं, कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें करना, उनकी यादें समेटना, है ना, कुछ लोग डायरी में लिखकर यादें समेटते, वो कैसे संभव है, कागज पर ही संभव है। पहले क्या लिखते थे, मुंशी और कातिबों के द्वारा अपना हिसाब किताब लिखकर रखते थे, उनका उत्पादन मुमकिन बना पाए। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में कैसे गया है, तो आप देखेंगे ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कहते हैं हम, इसको कहते हैं सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहलाता है। ये रेशम मार्ग कहां से है, चीन से स्टार्ट होता है, संघाई और बीजिंग से, और भारत में भी बंगाल से स्टार्ट होगा। इसके दो सिरे हैं, एक सिरा भारत में है और दूसरा सिरा चीन में है। तो रेशम मार्ग का चीन भी बहुत बड़ा हिस्सा था और भारत भी उसका बहुत बड़ा सहयोगी था। यहां से इस रेशम मार्ग के माध्यम से मसाले और दूसरी चीजें कहां जाती थी, यूरोप, अफ्रीका और दूसरे देशों में जाया करती थी। तो इसी रेशम मार्ग का उपयोग करते हुए जो चीन का कागज है, चीन वाला रास्ता है, इस चीन का कागज कहां पहुंचा, यूरोप पहुंचता है। हमने देखा था जब हम रेशम मार्ग के बारे में पढ़ रहे थे, तो विभिन्न प्रकार के व्यापार करने के लिए आप अगर इस मार्ग से जुड़ गए हैं, आपको इस मार्ग की जानकारी है, तो आप व्यापार में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। तो इस मार्ग के द्वारा चीजें जा भी रही हैं और वहां से चीजें आ भी रही हैं, सबको चला आना जाना दोनों चीजें वहां पर चल रही हैं। अब एक बात करेंगे, एक व्यक्ति आए जिनका नाम है मार्को पोलो। फोटो आप देख लीजिए, ये है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो 1295 ईस्वी के, है ना, 1295 ईस्वी में के आसपास ये कहां आप देखेंगे, ये समय है, ये आप देखेंगे भाई इस समय चीन से वापस लौट रहे थे। तो आप देखें महान खोजी यात्री हैं। जगह कौन सी है, इटली। इटली जिसको आप कहते हैं, कहां पर है इटली, तो इटली यूरोप के अंदर है। तो यूरोप के इटली के बड़े खोजी यात्री हैं, ये बहुत लंबे समय तक चीन में रहे हैं। जब चीन
चीन से वापस गए तो चीन से वापस जा रहे थे। जब आप जिस जगह पर रहते हैं तो वहां की चीजें कुछ देखते हैं ना भाई, आप जहां रहते हैं वहां का खाना पीना सीखते हैं, कई सारी बातें आप सीखते हैं। तो वहां रहे हैं तो वहां से आने के बाद है ना, जब आप वहां से आ रहे थे तो कुछ चीजें अपने साथ लाएंगे। तो वहां से क्या लाए, इनने वहां पर ज्ञान लिया, और वो ज्ञान क्या था, वुड ब्लॉक मतलब काठ की तख्ती की जो तकनीक है, इसका इनने ज्ञान सीखा। और ये ज्ञान सीखकर कहां लाए, ये ज्ञान सीखकर अपने देश यूरोप लेकर चले गए, अपने साथ लेकर लौटे। वहां पर गए और इन्हें बताया लोगों को छपाई कुछ इस तरीके से भी होती है। तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और छपाई भी अब यहां पर बढ़ेगी। एक शब्द आता है, इसको कहते हैं वेलम। वेलम क्या है, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की जो सतह होती है उसको कहा जाता है वेलम। इसका उपयोग कहां करते हैं, आपको नक्शा बनाना है, कोई बड़ी लेखनी करनी है तो आप चमड़े की सतह बनाते, उसके ऊपर कागज चिपकाकर आप लिख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये क्या है आपकी इस तरीके की जो है ये वेलम है, या ये चमड़े की चीज तैयार कर दी गई है, वेलम है। ये क्या है, ये लकड़ी की तख्ती है ना, ये क्या है जिसके ऊपर हम डिजाइन खोद लेते हैं, वुड ब्लॉक है। जो चीन से ये कला सीखकर कौन गए थे, मार्को पोलो यूरोप पहुंचते हैं, इटली पहुंचते हैं। ये वेलम की एक और फोटो है, आप देखेंगे यहां पर, इस पर आपको रंगीन कलर वाली चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो चमड़े की एक खाल है जिसके ऊपर हम नक्शा या दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री को क्या करते हैं, लिख कर रखते हैं। इतावली भी मतलब इटली भी क्या हो गया, तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे ना। इटली के नागरिक भी तख्ती की छपाई से मतलब जो वुड ब्लॉक है उसकी छपाई से किताबें निकालने लगे, और जल्दी ये तकनीकी पूरे यूरोप में फैल जाती है। इटली का जो शहर है या इटली का जो देश है उसका नक्शा आप देख पा रहे हैं, वो बना हुआ है, कुछ इस तरीके का इटली हुआ करता था। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम पर आते थे। बेशकीमती क्यों कह रहे हैं, जब वेलम तैयार करना तो जानवर मारना पड़ेगा, उसकी खाल पर ही तैयार हो पाएगा। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। भाई इनका काम क्या है, ज्ञान प्राप्त करना है, उनका काम क्या है, दिखाना कि हम कितनी अच्छी किताब पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, आपका काम क्या है कि आपको अगर किताब का थोड़ा पेज खराब होगा लेकिन लिखा बहुत अच्छा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आपका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि हमने कितनी अच्छी किताब खरीदी, आपका उद्देश्य कि आपने कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। तो व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का उद्देश्य यही था, इस कारण से लोग सस्ती मुद्रित किताबें खरीदा करते थे। कोरिया के जिगजी करके एक व्यक्ति है, कोरिया की जिगजी ने क्या किया, मूवेबल मेटल टाइप है ना, मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है ना। कोरिया की जो जिगजी है वो क्या है, मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित है ना, कैसे, जिसमें अक्षर को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। तो कोरिया की जिगजी मूवेबल मेटल टाइप के साथ दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है। इसमें जैन बौद्ध धर्म, अब जैन मतलब वो जैन धर्म वाला, जैन बौद्ध धर्म की बात की जा रही है। जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं लिखी गई हैं। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया की लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया है, मतलब छापा गया है। पुस्तक का पहला भाग उपलब्ध नहीं है, पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर में इसको अंकित किया गया। किसको, जिगजी एक किताब है जिसको अंकित किया गया। ये कैसी किताब है, मूवेबल मेटल टाइप के साथ छपी हुई दुनिया की सबसे पुरानी किताब है, जिसको आप जिगजी के नाम से जानते हैं। क्लियर। किताबों की मांग कैसे बढ़ी, तो किताबों की मांग बढ़ी और पुस्तक विक्रेता क्या करने लगे, किताबों की मांग बढ़ती है तो निर्यात करने और पुस्तक मेले में जाने के कारण किताबों की मांग बढ़ती है। हस्तलिखित पांडुलिपियां का भी उत्पादन हो रहा था, लेकिन जब ये मांग बढ़ने लगी, जब ज्यादा मांग आने लगी तो उनको नए तरीके सोचने लगे उत्पादन के, मतलब किताब लिखने के या पांडुलिपि लिखने के नए तरीके सोचने पर अब ये भी मजबूर हुए। अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, मतलब केवल अमीरों के यहां नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहां कम से कम 5 कातिब तो काम किया ही करते थे, उनको इतना काम मिल जाया करता था। किताबों की अबाध बढ़ती मांग, मतलब किताबों की मांग बढ़ी, इससे क्या हुआ, पांडुलिपियां जो है मतलब हाथ से लिखी गई पांडुलिपियां है वो इसको इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। तो क्या करना, क्यों नहीं कर पा रही है मांग को पूरा, क्योंकि इनके द्वारा जो हाथ से लिखना, नकल करके लिखना बेहद खर्चीला काम है, समय बहुत लगता है, लेबर बहुत लगती है, तो समय साध्य और श्रम साध्य काम है।
पांडुलिपियों के साथ दिक्कत क्या है, ये क्यों नहीं कर पा रही, ये तो समझ नहीं। बाकी समस्या क्या है, तो इनका नाजुक होना समस्या है, उनके लाने ले जाने में समस्या होना, रख रखाव में मुश्किल होना। इस कारण से पांडुलिपियों का एक अल्टरनेटिव सोच लिया गया, कुछ पेपर पर छपाई होना स्टार्ट हो जाती है। परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि इनका नाजुक होना, रख रखाव मुश्किल होना, तो इनका सर्कुलेशन नहीं हो पाया, मतलब ये सब जगह घूम नहीं पाई, दुनिया भर के कोने कोने में नहीं जा पाई, इनका चलन और गश्त जो है वो सीमित रहना। अब आती है तख्ती की छपाई, बोर्ड बुक प्रिंटिंग। क्या हो गई कि एक दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर, मतलब जैसे समय बीतता गया, इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, आगे फेमस होती चली जाती है। किताबों की बढ़ती मांग के कारण इसकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल होने लगा ना। तख्ती की छपाई का इस्तेमाल कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र भी छापे जाने लगी। तो ये क्या होने लगा, यूरोप के अंदर हो गया भाई, जो तख्ती की छपाई है वो लोकप्रिय होने लगी। ये किताबें छपने के लिए या किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की जरूरत थी, क्योंकि वर्ग बहुत तेजी से, लोगों का समूह बहुत तेजी से तैयार हो रहा था किताब पढ़ने के लिए। ऐसी छपाई या ऐसा छपाई की एक नई तकनीकी के आविष्कार से ही संभव हो सकता था। मतलब ये जो तेजी है, ये ऐसा कार्य कैसे हो सकता है, छपाई की नई तकनीकी से ही संभव हो सकता है। तो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के, है ना, योहान गुटेनबर्ग ने अंततः ये कर दिया, और इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर इन्होंने बनाई एक प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं, और उस प्रेस से फिर छपाई क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तुलनात्मक तरीके से तेज हो जाएगी। जो पहले बहुत आसानी से छाप रहे थे, अब बहुत तेजी से छपेगी। तो अब हम वही बात करने वाले हैं उन्हीं गुटेनबर्ग के बारे में, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात होने वाली है। गुटेनबर्ग, जिनके पिता व्यापारी हुआ करते थे, वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़े हुए थे। उनके यहाँ पर खेती लंबी चौड़ी हुआ करती थी, तो उन्होंने खेती की चीजें देखी। साथ ही साथ उन्होंने बचपन में कई सारी चीजें देखी, जैसे तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखी, पत्थर पर पॉलिश करने की कला में निपुण थे वो, सुनारी का काम करना, जेवर बनाने में भी वो निपुण हुआ करते थे। साथ ही साथ शीशे को इच्छित आकृति गढ़ने में भी उनको महारत हासिल थी, मतलब शीशे की कोई आकृति तैयार करने में भी उनको महारत हासिल थी। गुटेनबर्ग का जो ज्ञान था, जो पिराई की मशीन से शीशे को तैयार करना, पॉलिश करना, इन सब चीजों में इनको जो ज्ञान और अनुभव था, इसका इन्हें इस्तेमाल कर डाला नए आविष्कारों में। कैसा, नए आविष्कारों में जैतून प्रेस से, मतलब जैतून प्रेस मतलब जो पिराई की मशीन थी, उससे ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल इन्हें बनाया। सांचे का उपयोग अक्षरों की धातु या आकृतियों को गढ़ने के लिए किया, एक अक्षर तैयार कर दिया गया ताकि क्या हो, अब छपाई हो सकती है। क्या करेंगे ये, 1448 तक ये अपना यंत्र मुकम्मल कर देंगे, मतलब अपनी मशीन बनाकर तैयार कर देंगे। इस मशीन से छापी गई जो पहली किताब थी, उसका नाम था बाइबल, है ना। बाइबल को इन्हें सबसे पहले छापा था, और तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में इन्हें 3 साल का समय लग गया था, जो उस समय बहुत तेज हुआ करता था। उस समय की तुलना में बात करें तो बहुत तेजी से छपाई हुई थी। यहाँ पर यह तकनीकी हाथ से छपी किताबों की तकनीकी को पूरी तरह से नहीं रिप्लेस कर पाई, मतलब ये उस हाथ से छपी किताबों की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें अपने रंग रूप और समाज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे, मतलब जो धातुई अक्षर, मान लीजिए कि अपन आ ऐसे लिखते हैं, है ना, मान लीजिए कि आ ऐसे ऐसा लिख रहा है, तो इसी को इन्होंने क्या किया कि इसका धातु बना दिया। मान लीजिए कि हम ई ऐसा लिखते हैं, तो इन्होंने इसको ई बना दिया। मान लीजिए कि आप का ऐसा लिखते हैं, तो इनने क्या कर दिया कि ये सब चीजें क्या कर दी इनके द्वारा, उसके ही धातु अक्षर बना दिए गए, उनको हिसाब से ही उनको तैयार किया गया। हाशिए पर जगह छोड़ी गई, फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई गई, और चित्र अक्सर कैसे होते थे, पेंट करके या पेंटरों के द्वारा ही वो चित्र बनाए जा रहे थे। अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए पर जगह छोड़ी जाती थी, और वहां पर बेल बूटों के लिए बेल बूटे तैयार करते थे, या उनको जो अच्छा लगे वो तैयार कर लेंगे। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उस किताब को संवारता था, उसकी डिजाइन तैयार करवाता था। करीब 100 साल के दरमियान, मतलब कि आप देखें 1450 से लेकर 1550 तक यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए, मतलब जगह जगह पर अब किताब छपने लगी, सब जगह एक एक प्रेस लग गई, लोग किताबें छापने लगे। जर्मनी के प्रिंटर जगह जगह जाकर, प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खोलते थे, उनको समझाते थे और किताबें छपवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ, क्या छपाई खाने खोलेंगे तो भैया किताब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ आप, किताब की छपाई तो बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं बढ़ेगी। तो
तो किताब की छपाई तो बढ़ना ही है, किताब की छपाई यहां पर बढ़ ही रही थी, उसमें कमाल की वृद्धि हुई है ना। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई, जो 16वीं सदी में बढ़कर कितनी हो गई, 20 करोड़। मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 10 गुना है ना, 10 गुना किताबें यहां पर बढ़ जाती हैं। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर भी मुद्रण क्रांति संभव हो पाई। अब बात करने वाले हम किसकी, मुद्रण की क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रांति कैसी होती है। तो क्या हुआ, हाथ की जगह जब ये प्रेस आ गई तो किताबें इस तरीके से छपने लगी और क्या होगा, मुद्रण क्रांति आ जाएगी, किताबें बड़ी मात्रा में छपना यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर ये बात, यहां पर किताबें कैसे छपना स्टार्ट होगी, तो बहुत तेजी से किताबों का छपना अब यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस में एक शब्द आता है, इसको एक चीज आती है, एक टर्म आता है, इसको कहते हैं प्लाटेन। प्लाटेन क्या है, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन क्या होता है, एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप लगा दी जाती है ना, लगा दी जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, आजकल यह बोर्ड किसका होने लगा है, इस्पात का। ये इस तरीके का बोर्ड, इस पर स्याही लगाकर इसको क्या करेंगे, दबा देंगे तो छप जाएगा, है ना, इस तरीके का बोर्ड। ये पहले ऐसा बोर्ड होता था, फिर ये रोलर आने लगा, फिर डबल रोलर आने लगे। इनसे छपाई होती है। छपाई के लिए जो प्लेट तैयार करते हैं, जिससे हम प्रेस करते हैं चीजों को, वही क्या कहलाती है हमारी, उसी को आप क्या कहते हैं, वही प्लाटेन कहलाती है। स्क्रू से लगा एक लंबा हैंडल आप देखें, इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर, है ना, तो ये प्लाटेन छापने के लिए, ये किताब में आप देखें कि इससे स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को दबाया जा रहा है और ये क्या की जा रही है, एक गीले कागज पर उसको दबा दिया गया है और उसको छापा जा रहा है। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर से उधर मूव करा सकें, घुमा सकें। इससे क्या होगा कि आप नए शब्द बनाएंगे, लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीकी की तुलना में अब किताबों को इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने, है ना, एक साइड छाप सकते हो। आप समझे, पहले 180 किताबें छपने में 3 साल लगे, अब आप देखो 1 घंटे में 250 पन्ने छपने लगे। कितनी तेज हो गई यहां पर छपाई की चीजें। गुटेनबर्ग ने 180 प्रतियां छापी, उनमें से 50 ही बच गई। गुटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें, केवल एक नई तकनीक की ही देन नहीं थे। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से चित्र बनाए थे। ये चित्र आप देख पा रहे हैं ना, तो ये किसने बनाए थे, कलाकारों के द्वारा हाथ से बनाए गए चित्र थे। कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं होती थी, हर प्रति पर कुछ ना कुछ अंतर था, हर पन्ना अलग था। जहां पहली नजर में एक जैसी लगे, गौर से तुलना करने पर फर्क आपको पता चल जाएगा। हर जगह कुलीन तबकों ने इस विशेषता को पसंद किया जो उनके पास था। वह अनोखा था, वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी। आप इबारत में देखें, कई जगहों पर अक्षरों के अंदर भी रंग भरे गए हैं। तो ये सब काम किससे हो रहा था, हाथ से किया जा रहा था। इसके 2 फायदे थे। क्या थे, एक तो था कि पन्ना क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, और साथ ही साथ सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से ही भरे जाते थे, मशीन नहीं भरती थी। ये बात दिमाग में बैठा के चलना आप, कि उस जमाने में, बात अपने दिमाग में डाल लेना कि उस जमाने में ऐसा नहीं था कि रंग भी मशीन भर रही है। सिर्फ मशीन ब्लैक एंड व्हाइट छापती थी, रंगीन करने का काम हाथ का हुआ करता था। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा, बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ी। तो गुटेनबर्ग की जो प्रेस आई, उसमें भी कैसी छपाई हो रही थी, उसमें भी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट छपाई हो रही थी। ये आप देखें यहां पर, ये आप एक प्रेस का कारखाना है, जहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये अक्षरों को तैयार कर रहा है, यहां पर छपाई हो रही है, छपी हुई किताबें पड़ी हुई हैं। ये क्या कर रहा है, यहां पर जो प्लेट है उसको यहां पर लिखकर छाप रहा है यहां पर, है ना। तो ये यहां पर सिस्टम चल रहा है, ये सब बैठे हुए यहां पर कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आप एक ऐसी जगह देख पाएंगे जहां पर सभी छपाई चल रही है, ये प्रूफ रीडिंग चल रही है कि भाई जो हम छाप रहे हैं वो सही है कि नहीं है ना। कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, खाने पीने के लिए ग्लास पड़े हैं, भूख तो लगेगी ना काम करते करते। तो ये आप एक चित्र देखें जहां पर छपाई खाने के बारे में बात की जा रही है। जो तस्वीर हमने देखी, इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। मतलब जो प्रेस है, जहां पर प्रेस लगी है, वो कार्यस्थल कैसा दिखाई देता है। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं, सभी काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। और दाएं छोर पर आप देखेंगे अगले हिस्से में कंपोजिटर। कंपोजिटर का मतलब क्या होता है, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति।
बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किए गए हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। गैलीज क्या कहलाती है? तो गैली कहलाती धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। पृष्ठभूमि में आप देखेंगे प्रिंटर्स के पैच कस रहे हैं, उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है, ये दो दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने जिनकी बाइंडिंग होनी है। तो ये सब क्या है? ये फोटो के अंदर हमने यहाँ पर सब कुछ देखा है। ये प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कंपोजिटर है, ये क्या कर रहे हैं? इबारत तैयार कर रहे हैं। या प्रूफ रीडिंग का काम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो दो पन्ने की छपी छपाई चीजें पड़ी हुई हैं जिनको बाद में बाइंड किया जाएगा, जिनकी बाइंडिंग कर दी जाएगी। अब बात आती है मुद्रण क्रांति और उसके असर को लेकर कि मुद्रण क्रांति क्या है और उसका असर कैसा होता है। तो क्रांति क्या थी और यहां पर जैसे ही मुद्रण आ जाता है तो मुद्रण क्रांति का मतलब क्या है? तो क्रांति का मतलब होता है कि किसी भी चीज में एकदम से बदलाव आने के लिए मांग उठ जाना, उसमें एकदम से बदलाव हो जाना, उसमें एकदम से उत्पादन बढ़ जाना, चीजें एकदम से बदल जाना, वो क्रांति कहलाती। जैसे पहले उत्पादन बहुत कम होता था, एकदम से उत्पादन बढ़ जाना तो वो क्रांति। लेकिन एकदम से उत्पादन कैसे बढ़ेगा? कोई मशीन आ जाएगी, उससे ही उत्पादन बढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे? क्रांति कहेंगे। मुद्रण क्रांति मतलब छपाई में कोई नई तकनीक आ जाएगी तो छपाई बहुत तेजी से होने लगेगी, उसको कहेंगे हम मुद्रण क्रांति। छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। यहां से क्या हुआ? लोगों की जिंदगी बदलती है, लोगों के कई सारे रिश्ते भी बदलते हैं। कैसे? सूचना और ज्ञान से लोगों का रिश्ता बदल जाता है, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता बदल जाता है, लोक चेतना भी बदलती है, उसके साथ भी उनका रिश्ता बदलता है, चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, चीजों को लेकर उनके रिश्ते बदलते हैं। तो जब किताबें लोग पढ़ने लगे तो ज्ञान प्राप्त करने लगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? अब सही तरीके से चीजें जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले किसी ने कह दिया, वो बात मान ली, अब ऐसी स्थिति यहां पर नहीं रही। छापे खाने जो है, छापे खाने आए तो इनसे एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। पाठक वर्ग का मतलब क्या है? पढ़ने वाले लोगों का, पढ़ने वाले लोग जो है वो तैयार हुए यहां पर, तो उनके समूह को क्या कहते हैं? पाठक वर्ग कहते हैं। छापे खाने आए, इनमें छपाई हुई तो इनसे कीमत गिरी, किताबों की कीमत गिरी तो पाठक वर्ग को सुविधा हुई, इनने और पढ़ना स्टार्ट किया, तरह तरह की किताबें पढ़ना स्टार्ट किया। प्रेम की कहानियां, किताब लव स्टोरी पढ़ रहे हैं साहब, है ना, तो सारी चीजें इन्हें पढ़ना यहां पर स्टार्ट किया। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वो भी क्या होने लगा? अब कम हो गया। बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गया, बाजार में किताबें पट गई, बाजारों से किताबें पट गई तो पाठक वर्ग को बहुत फायदा हुआ। पाठक वर्ग बृहत्तर हो गया, बड़ा हो गया, अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ना इन्हें स्टार्ट कर दिया। किताबों तक पहुंच आसान होने से, है ना। अब बात करेंगे पाठक वर्ग के बारे में, तो आप यहां पर देखेंगे कि भैया जो हम पाठक वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो हम पाठक वर्ग के बारे में बात करें तो किताबों तक पहुंच आसान होने से यहां पर क्या हुआ? पाठक वर्ग के लिए एक नई संस्कृति विकसित हो गई। आम लोगों में अगर हम बात करें कि जो आम लोग हैं वो कैसे जीते हैं? मौखिक संसार में जीते हैं, जबकि पाठक वर्ग कैसे जीता है? ये किताबें पढ़कर जीते। तो आम लोग क्या कर रहे हैं? किससे बोलकर पढ़ेंगे, किताबें, धार्मिक किताबों का वाचन सुन लेंगे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुन लेंगे, दूसरे को सुना देंगे। लेकिन क्या वो यहां पर ज्ञान भी कैसा है? ज्ञान का भी मौखिक लेन देन हो रहा है, ज्ञान को भी मौखिक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। लोग समूह में अपनी दास्तान सुनाते थे और समूह में ही आयोजन देखा करते थे। ये लोग तन्हाई में या खामोशी में पढ़ने के आदी नहीं हुआ करते थे। इनको इस प्रकार की कोई आदत नहीं थी कि खामोशी में बैठ जाए। ऐसा नहीं होता गुमसुम बैठ गए, बोले वो छोड़ के चला गया, चली गई तो बैठे हैं गम में, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इनको कोई गम है तो कहां बताएंगे? लोगों के समूह में बताएंगे, यार घटना घट गई हमारे। अपने यहाँ क्या है? बोले गम में बैठे हैं, पड़े हैं, कमरे से बाहर नहीं निकल। ऐसा यहाँ नहीं करेंगे। ये आपसे ज्यादा खुश मिजाज लोग हुआ करते थे, ज्यादा रंगीन लोग हुआ करते थे। अपनी कोई गलती है, कोई बात है तो सबके सामने बताते थे। छपाई क्रांति के पहले बात करें तो किताबें महंगी थी, पर्याप्त मात्रा में छप नहीं पाती थी और जनता श्रोता हुआ करती थी, सुनकर चीजों को जानती थी। छपाई क्रांति के बाद क्या हुआ? जनता श्रोता की जगह जनता क्या हो गई? पाठक हो गई। जनता श्रोता की जगह क्या हो गई? पाठक हो गई, है ना। पाठक जनता अस्तित्व में आई। किताबें समाज में व्यापक तबकों तक पहुंच गई। इससे क्या हुआ कि किताबें सस्ती हुई, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, उनके सामाजिक परिवर्तन भी उनको देखने को आए। संक्रमण काल जो है, संक्रमण काल की अगर आप बात करें कि जो छपाई क्रांति के पहले और छपाई क्रांति के बाद के जो बीच का समय है जहां पर छपाई क्रांति आ रही है वो संक्रमण काल कहलाएगा। वहां पर संक्रमण काल की बात करें तो संक्रमण काल आसान नहीं था। छपाई क्रांति के पहले और छपाई क्रांति के मध्य का जो समय है जिसको आप संक्रमण काल कहते हैं, तो यहां पर ये सरल क्यों नहीं था? क्योंकि लोग पहले साक्षर नहीं थे। किताबें तो केवल साक्षर लोग पढ़ सकते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वही किताब पढ़ पाएंगे। तो अब क्या करें?
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। और हमने देखा कि यूरोप के अधिकांश लोगों में 20वीं सदी तक साक्षरता की जो दर थी वो सीमित थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो अब लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर जब लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी तो किताबें बिकना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि संक्रमण काल सरल नहीं था। गाथा गीत का मतलब क्या है, लोकगीत का ऐतिहासिक व्याख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। शराब घर वह जगह जहां लोग शराब पीने, खाने और दोस्तों से मिलने, बातचीत या बात विचार के लिए आते थे, उसको शराब घर कहा जाता था। अब बात आती है, जब पाठक वर्ग तैयार हो गया तो पाठक वर्ग के लिए किताबें छाप रहा है प्रकाशक। प्रकाशक मतलब पब्लिकेशन हाउस। तो प्रकाशक के सामने एक सवाल है। क्या सवाल है प्रकाशक के सामने कि वो किताब कैसी छापे कि लोगों को पसंद आए, लोग उसकी किताब से जुड़ें। तो उसके लिए सवाल होगा कि नहीं भाई, आप किताब पढ़ते हैं तो आपके सामने एक सवाल होता है कि नहीं होता है कि भाई अच्छी किताब है तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, भाई बहुत रोचक तरीके से लिखा गया है, हेडिंग बनाई गई है, सब हेडिंग बनाई गई है, बीच बीच में फोटो भी लगाई गई है, आपको मजा आता है पढ़ने में। ऐसे ही दे दे एक तरफ से लिख दिया आखिरी पन्ने तक तो आपको मजा नहीं आएगा। तो प्रकाशक वर्ग के सामने ये सवाल था प्रकाशकों के लिए, किताब कैसी छापें, किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे पैदा करें, मुद्रित किताबों की व्यापक पहुंच का ध्यान रखें ताकि लोग ज्यादा पढ़ सकें, बोलकर पढ़े गए सुनकर या उसका लुत्फ जो उठाते थे उसको भी क्या करें कि उसकी भी छपाई शुरू कर दें। बोलकर पढ़कर क्या है, लोकगीत लोक कथाओं की छपाई शुरू कर दें। ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों के साथ सजाएं, है ना, उनको सचित्रित करें ताकि क्या हो कि लोग और पढ़ सकें। तो प्रकाशकों के सामने जो सवाल थे वो उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में इन लोक कथाओं को, लोकगीतों को गाया जाता था, सुनाया जाता था। मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हो गई। मतलब जो गाते थे, सुनाते थे, वो संस्कृति किस में मिल गई, मुद्रित संस्कृति में मिल जाती है, दाखिल हो जाती है। छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रकाशित होने लगी। आपकी छपी किताब हमने पढ़ ली, याद हो गई तो हमने सुना दी कहीं, तो इस तरीके से उसका प्रसार होने लगा। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच विभाजक रेखा धुंधली पड़ने लगी। मतलब इनमें जो चीज विभाजन पैदा कर रही थी वो खत्म होने लगी, धुंधली पड़ने लगी। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे के नजदीक आए और साथ ही साथ क्या हो गए, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं यहां पर। तो ये हमने यहां पर देखा कि भाई पाठक वर्ग के बारे में हमने बात करी। अब जब किताब छप गई, पाठक वर्ग पढ़ने लगा तो उसमें कुछ लोग धार्मिक भी पढ़ रहे होंगे, कुछ सामाजिक पढ़ रहे होंगे, कुछ किस्से कहानियां पढ़ रहे होंगे। तो इनके सामने तरह तरह की चुनौतियां आ रही होंगी, धर्म की कई बार बातें आ रही होंगी। तो अब आएगा यहां पर धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रसार और प्रचार प्रसार से क्या हुआ, बहस मुबाहिसे, है ना, बहस चलना स्टार्ट हो गई, डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन, लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, उस पर बहस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को लिख सकते थे, छपवा सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मनाया जा सकता था कि आप अभी ऐसे सोच रहे हो, ऐसे तो सोचो थोड़ी घुमा के, ये तो अपन को फंसा दिया इनने, तो ऐसा भी सोच सकते थे। कार्रवाई करने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते थे कि आओ आंदोलन करते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं। इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसका असर आपको बहुत देखने को मिलेगा। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था, वो लोग भी खुश नहीं थे जो इसका स्वागत कर रहे थे। उनके मन में कई प्रकार के सवाल थे और इसको लेकर डर भी था, उनके मन में कई प्रकार की आशंकाएं थी। क्या आशंकाएं थी? आशंकाएं ये थी कि लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर आम लोगों की जेहन पर असर पड़ रहे थे। तो उन असरों के बारे में बात पढ़ना कि उनके अंदर क्या असर पड़ रहे थे, कैसी आशंका उनके मन में थी, क्या डर उनके मन में था। तो उनके मन में जो भय था, अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों ने बागी और अधार्मिक विचार पनपना स्टार्ट हो जाएंगे। चूंकि आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। नेगेटिव ताकत जो है, नेगेटिव विचार जो है वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, गलत आदतें आपको भी बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती होंगी। पढ़ना ना हो, कोई खेलने के लिए बोल दे, कहीं घूमने के लिए बोल दे, तुरंत साइकिल उठा के चल देते हैं अपन, है ना। तो क्या है, अच्छी चीजें अट्रैक्ट थोड़ा लेट करती हैं और गलत चीजें अट्रैक्ट बहुत तेजी से करती हैं। तो ये था कि भाई किताबें अगर गलत आने लगेंगी तो लोग तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये चिंता थी कि भाई इनके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मूल्यवान साहित्य तो देखने को ही नहीं मिलेगा। धर्म गुरुओं, सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। मतलब जो नव प्रसारित या नव मुद्रित जो साहित्य था उसकी आलोचना का ये आधार बन गई।
चिंता, कैसे चिंता, इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ, क्योंकि किताबें छपेंगी तो लोग अब किताब पढ़ेंगे और धर्म के बारे में भी जानना और अपने हिसाब से दिमाग लगाना, उस पर सुधार करने की कोशिश करना ये स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति है मार्टिन लूथर, ये फोटो लगी हुई है मार्टिन लूथर की। ये क्या है, एक धर्म सुधारक है। धर्म सुधारक का मतलब होता है जो धर्म में कुरीतियों को दूर करता है, अच्छी अच्छी बातों को आगे बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं, धर्म सुधारक कहा जाता है। ये रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं इनके द्वारा लिखी है ना, उनके द्वारा कई क्या स्थापनाएं लिखी, 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी कि आओ और धार्मिक मुद्दों पर बहस करो। हम बहस करते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, आप आते हो तो हम धार्मिक मुद्दों पर बहस करते हैं। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। लोगों के मनों के अंदर, लोगों में ये क्या हो गए, पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। अब इस आधार पर, लूथर के लेखों के आधार पर चर्च में विभाजन हो गया। चर्च बारे जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो रोमन कैथोलिक चर्च है, यहाँ पर कुछ लोग कौन आ गए, यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनको आप प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहेंगे। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है, कैथोलिक पादरी और धर्मशास्त्र के प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का नवीनीकरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब बाइबल चर्च की परंपराओं के साथ टकराव में आती है तो बाइबल का पालन करना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। ये प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार था वो कैसा था, सुधारवादी आंदोलन था, धर्म सुधारवादी आंदोलन था। इसमें न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्मे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई। इन्हें जो लिखी वो 5000 प्रतियां बिक गई। 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण आ गया। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर के द्वारा दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। अगर हम मुद्रण नहीं कर पाते तो लोग ये कुरीतियों के बारे में नहीं जान पाते और हम धर्म का सुधार यहां पर नहीं कर पाते। कई इतिहासकारों का यह ख्याल था कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया है और इस पर धर्म सुधार आंदोलन के नव विचारों के प्रसार में मदद भी मिली है। किससे, छपाई के माध्यम से धर्म सुधार में बहुत मदद यहां पर आपको मिलती है। मतलब किसको मिलती है, ये आपके जो लूथर हैं उनको मिलती है। यहां पर एक किसान है, उस किसान का नाम है मोनोकियो, है ना। तो ये किसान मोनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ा। किताबें पढ़ेंगे तो किताब आपको देती है ज्ञान, तो किताबें पढ़ा तो इनने क्या किया, और ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनने बाइबल भी पढ़ी। तो बाइबल का इनने नए तरीके से अर्थ लगाना स्टार्ट कर दिया। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए, ईश्वर और सृष्टि के बारे में विचार बनाए, जिससे कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया, मतलब कि नाराज हो गया कि तुम कैसे विचार यहां पर बना रहे हो, और उसको धर्म विरोधी कह दिया गया। धर्म विरोधी का मतलब क्या है, ये धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए एक्विजिशन शुरू कर दिया। एक्विजिशन क्या कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है धर्म अदालत, धर्मियों को शिनाख्त करने और उनको सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था, जिसको आप एक्विजिशन कहते हैं। तो मोनेकियो को 2 बार पकड़ा गया और बाद में उसको फांसी की सजा या मौत की सजा दे दी गई। बेचारे को जबरदस्ती मार दिया गया, उसने अपने तरीके से बाइबल का अर्थ लगाया। इस कारण से धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। 1558 से प्रतिबंधित किताबों की सूची भी रखना उन्होंने स्टार्ट कर दी कि अब आप प्रतिबंधित किताबें नहीं बेच पाएंगे। अब बात आती है यहां पर कि जब भाई किताबों, यहां पर आप देखें, यहां पर इन्हें क्या कर दिया, किताबों पर रोक लगा दी, उनके प्रकाशन पर रोक लगा दी। तो अब बात आ जाएगी क्या, प्रतिरोध की। मुद्रण और प्रतिरोध, प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। जो कम शिक्षित थे, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए, अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करना भी स्टार्ट किया। हमने मोनोकियो का किस्सा देखा था कि उसने अपनी किताबें, उसके पास जो किताबें उपलब्ध थी उनको पढ़ा, धर्म की अपने तरीके से, बाइबल के अपने तरीके से अर्थ लगाया, लेकिन अर्थ लगाने के कारण चर्च नाराज हो गया, उसको 2 बार पकड़ा गया, बाद में उसको मौत की सजा दे दी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। और हमने देखा कि एक्विजिशन भी स्टार्ट कर दिया, मतलब जो धर्म विरोधी है, अधर्मी है, उनकी शिनाख्त करके उनको पकड़कर उनको सजा देने का भी काम यहां पर कर दिया गया। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है, ये हम जानते हैं। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन था। यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। यह मार्टिन लूथर कौन है, प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक है। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकल आती हैं।
एक्विजिशन क्या है? तो एक धर्म अदालत है, विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली एक रोमन संस्था है, जिसको आप क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहा जाता है। धर्म विरोधी का मतलब क्या है? जो मेनेकियों को कहा गया, मेनोकियों को जो कह रहे हैं, तो आप देखें इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हैं उसको धर्म विरोधी कहेंगे। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्मद्रोह के प्रति सख्त था, है ना। जो चर्च है वो विधर्मियों और धर्मद्रोह के लिए सख्त हुआ करता था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था, उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बात नहीं कर सकता है। इस कारण से चर्च थोड़ा सा सख्त हुआ करता था। अब स्रोत का की बात करें कि किताब का डर, लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एरिजेज 1508 में लिखा। क्या लिखता है वो? तो ये बात करेंगे। क्या लिखा उसने? किताबें भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना जहां ये नहीं पहुंच जाती। हो सकता है कि जहां तहां एकाध जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वत्ता के लिए हानिकारक है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक होती है। इनसे बचना चाहिए। दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीजों से ही नहीं बांट रहे हैं, बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता, वो भी नष्ट हो जा रहा है। ऐसा एरेस्मस के द्वारा यहां पर लिखा जा रहा था। अब बताएगी पढ़ने के जुनून को लेकर हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ने की जुनून बात की जाए, रीडिंग मैनिया के बारे में बात की जाएगी। तो 17वीं 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ी। चूंकि हमने पहले बात करी थी कि जो साक्षरता है वो कम थी, वहां पर अब लोग पढ़ने लगेंगे तो साक्षरता मतलब लिटरेसी यहां पर बढ़ना स्टार्ट होगी। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांव में स्कूल खोल दिए, गांव में स्कूल स्थापित किए और किसान कारीगरों को शिक्षित करना स्टार्ट किया। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता का दर 60 से 80% तक हो जाता है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां पर साक्षरता की दर बढ़ रही है। यूरोपीय देशों में साक्षरता स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ाने का जैसे जुनून पैदा हो गया कि भाई लोगों को पढ़ाना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, तो लोगों में पढ़ने का एक जुनून पैदा हो गया। इसी कारण से साक्षरता बढ़ने लगी। लोगों को किताबें चाहिए, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें क्या हुए? लोग ज्यादा से ज्यादा किताबें इनके द्वारा छापना स्टार्ट कर दिया। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य तैयार किया गया, किस्म किस्म का साहित्य छापा गया। पुस्तक विक्रेता गांव जा जाकर छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों का काम करने लगे। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों के लिए पहुंचने लगी। वो लोग भी मनोरंजन की सामग्री पढ़ने लगे। इंग्लैंड में पैनी चैप बुक्स या 1 पैसे किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था, जो ऐसी किताबें बेचते थे ताकि वहां के लोग इसको पढ़ सकें। सस्ती होती थी, आसानी से उपलब्ध होती थी। चैपमैन चैप बुक्स जो है उसे गरीब तबका भी खरीद कर पढ़ सकता था। फ्रांस में जो किताब है जिसको आप चैप बुक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बिब्लियोथीक ब्लू कहा जाता है। इसका चलन वहां हुआ करता था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिंद में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां ये फिर आ गए। यहाँ पर दिल वाली बातें, मेरा दिल तुम्हारा दिल, तो दिल वाली बातें यहां पर होने लगी। और अतीत की थोड़ी गाथाएं भी, जिन्हें इतिहास कहते हैं, वो भी यहां पर छपने लगी और लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार, प्रकार और साइज आपको देखने को मिलेंगे। 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं और खबरों के साथ साथ मनोरंजन को भी परोसा गया। लोग मनोरंजन और आसपास की खबरें भी यहां पर पढ़ना स्टार्ट कर दी। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर दूर के देशों की खबरें थी। अखबार क्या है? आपको देश दुनिया से कनेक्ट रखता है, देश दुनिया की जानकारी रखता है। उसी तरह वैज्ञानिक, दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं थे। अब लोग वैज्ञानिकों की बातें पढ़ने लगे, दार्शनिकों की बातें भी पढ़ने लगे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए, नए और नक्शों के साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में तैयार किए गए। आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू कर दिए। उनके लिए विज्ञान बोध में एक बड़ा जो पाठक वर्ग तैयार हो गया, वो उनको पढ़ने लगा। एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो जाता है।
टॉमस पेन, वाल्टेर, ज्यों जाक रूसो आदि दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपी और पढ़ी जाने लगी। यहां पर जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में गहन में जगह पाने लगे, लोग उनसे जुड़ने लगे, लोग उनके संपर्क में आना स्टार्ट कर दिए। अब बात करेंगे यहां पर कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। तो दुनिया का जालिम कैसे हिलेगा? तो दुनिया का जालिम हिलता है जब उसके खिलाफ लिखा जाएगा, उसकी करतूतों को उजागर किया जाएगा। तो जो छपाई है वो क्या होगा? जो शोषण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी लिखा जाएगा, इसलिए हेडिंग हो जाती है दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। ये कैसे हिलेंगे? जब हम लोगों को पढ़ा लिखा देंगे, ज्ञानी बना देंगे, तो ये दुनिया भर को बदल देंगे, दुनिया को हिला देंगे। यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान उदय होता है। यह 18वीं सदी के आसपास की बात है, जब ये लोग जानने लगे थे किताब पढ़कर कुछ इस तरीके की तरक्की आपको देखने को मिलेगी। किताबें दुनिया बदल सकती हैं, निरंकुशवाद और आतंकी सत्ता के समाज से मुक्ति दिला सकती हैं। उनसे मुक्ति दिलाने का साधन सिर्फ क्या है? आपका किताब ही हो सकती है, और कोई नहीं दिला सकता। ऐसा किताबें ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा, निरंकुशवाद एकदम खत्म हो जाएगा। 18वीं सदी के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। क्या कहलाता है निरंकुशवाद? निरंकुशवाद का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, वो अपने तरीके शासन चला रहा है, उसको निरंकुशवाद कहा जाता है। मर्सिये के उपन्यास में नायक जो है, मतलब जो हीरो है इनका, वो अक्सर किताबें पढ़ने के बाद क्या था? बदल जाया करता था, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए ताकि लोग पढ़ने के लिए और प्रोत्साहित हों, पढ़ें। ये किताबें घोंटते थे, किताबों की दुनिया में जीते थे और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लिया करते थे। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, है। तो इसके बारे में आश्वस्त मर्सिये और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। इसी कारण से इसका टाइटल क्या बना दिया गया है? दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। क्योंकि अब उनके खिलाफ लिखना स्टार्ट होगा, उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट होगा, तो इस अब क्या होंगे? वो हिल उठेंगे, उनके लिए दिक्कत पैदा होगी। 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगडन ने अपनी डायरी में यह लिखा कि पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामय डायन, जोगेन और भूत प्रेम की कहानियां सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रूमानी मतलब कि प्रेम प्रसंग के किस्से या अन्य किस्से सुनकर आनंद लेते हैं। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत दी जाएगी कि वो पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उससे कहा जाएगा द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्यूज वो लेकर आए, ताकि क्या हो? लोग पढ़ें और अपनी जो रातें, ठंडियों की रातें हैं, उनको छोटा करें, पढ़ पढ़कर आनंद उठाएं। स्रोत खा है, मर्सिये ने अपनी किताब में छपे शब्द की ताकत को कुछ इस तरीके से बयान किया। अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने पाया होगा कि उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध पानी मिलने पर गट गट पीने लगता है। बड़े इतिहास से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वाक और अर्थ के प्रवाह में पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अनायास और अनजान खामोशी के साये में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं देता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती, पर मैं था कि पड़ता ही रहता था। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता कि मेरे आनंद में व्यवधान न पड़े। और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाठक वर्ग कितना मजबूत हो रहा था, कितना पढ़ने की लालसा लोगों को आ रही थी। मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। रॉबर्ट डाल्टन की किताब द फॉरबिडन बेस्ट सेलर ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस 1995 में ये लेख छपा है, उसके आधार पर इस लेख को यहाँ पर लिखा गया है। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अब जानेंगे। यहां से हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो पृष्ठभूमि है या आधार है वो मुद्रण संस्कृति से तैयार हो चुका था। अपनी बातें फैलाने के लिए पेपर और किताबों का माध्यम लिया गया और उनके माध्यम से ही फ्रांसीसी क्रांति आती है। हम मूलतः 3 तरीके से तर्क देखते हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ, मतलब कि विचार का प्रसार होना, पहला उदाहरण।
तो उनने जो लिखा है ना, हम देखें लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशता की आलोचना पेश की। इससे लोग क्या हुए, सजग हुए, जानना स्टार्ट किया कि यार ये तो गलत लिख रहे हैं। उन्होंने रीति रिवाज की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा जाए। कोई भी चीज को आप ऐसे मत जाने दें, सबसे पहले आप उसको सोचें, उसके बारे में मनन करें, उसका लॉजिक लें, फिर आप आगे बढ़ें। उन्हें चर्च की धार्मिक और राज की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। तो जो पहले से चली आ रही चीजें हैं उनके ऊपर उन्हें टारगेट किया कि ऐसा क्यों, उस पर उन्हें चोट पहुंचाई, तो ये सब चीजें कमजोर हुई। वॉल्टेयर और रूसो, ये है वॉल्टेयर और रूसो। वॉल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था। उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे। मतलब अब दुनिया को देखते तो तर्क करते, आलोचना भी करते, अगर गलत है तो उससे सवाल भी करते। उनका पाठक वर्ग के अंदर इस प्रकार की दिलचस्पी आने लगी। दूसरा क्या था, छपाई ने वाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। डिबेट होगी, है ना, उस पर डिस्कशन होगा, ये वाली बात एक आ गई। पुराने मूल्यों, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच में बहस होने लगी। उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला हुआ कि भाई ये बात चली आ रही तो सही है क्या, कुछ चीजें समय के साथ बदलना जरूरी होती हैं, तो उनका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। तर्क की ताकत से परिचित नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। वो उनसे प्रश्न करती थी और वो ये देखती थी कि सही है या नहीं है, ये बातें वो समझा करती थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात होगा। मतलब अब सामाजिक क्रांति के जो विचार हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहीं से पनप कर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। मतलब इस प्रकार के साहित्य को बहुत इकट्ठा कर लिया गया था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों, मतलब व्यंग चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही क्या है, भोग विलास करे। इस तरीके के कार्टून बनाएंगे, कार्टून बनाकर कार्टून चित्र के माध्यम से अपनी बात की जाएगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये कलम की पूजा कर रहा है, मतलब कलम ही ताकत है, तो आप इससे समझ गए। जैसे ये फूल डाल रहा है, इसका मतलब क्या है, कलम ताकत है। ऐसे ही व्यंग चित्रों के माध्यम से राज सत्ता के ऊपर, यह जो भोग विलास कर रहे हैं राजा, उनके ऊपर चोट की जाती थी। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया या उनके द्वारा भड़काया गया। हम इन तर्कों को कैसे समझें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने नए विचारों को फैलाने में मदद की है। लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे, अच्छी और बुरी सभी प्रकार की सामग्री पढ़ते थे। मतलब कि एक तरफ तो रूसो और वॉल्टेयर को पढ़ रहे होंगे, दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या उसका प्रसार भी होगा, उसको भी पढ़ रहे होंगे। लोग हर पढ़ी चीज या देखी चीज को सीधे प्रभावित नहीं होते थे। अब वो उसको समझने लगे, उसके बारे में जानने लगे, कुछ चीजों को स्वीकार करेंगे, कुछ चीजों को अस्वीकार करेंगे। ये लोगों के अंदर अब ऐसी भावना आने लगी, ऐसी व्यवस्था लोगों के अंदर हो गई कि हर चीज को वो स्वीकार ना करें, हर चीज को अस्वीकार ना करें। समझेंगे, फिर स्वीकार करेंगे, फिर अस्वीकार करेंगे, फिर चीजों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा हो, लेकिन अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली हैं कि वो अब एक नए तरीके से सोचना जरूर स्टार्ट यहां पर उनके द्वारा कर दिया गया है। अब देखो, अब बात करेंगे 19वीं सदी के बारे में। तो 19वीं सदी के यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई। इसका मतलब क्या है कि यूरोप में जन साक्षरता को लेकर कार्यक्रम चलाए गए, मतलब जगह जगह स्कूल खोले गए। इससे क्या हुआ कि लोगों में साक्षरता बढ़ी। साक्षरता का मतलब क्या है, लोगों में पढ़ने लिखने की भावना बढ़ती है, लोग पढ़ लिख जाते हैं, लोग पढ़ लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम साक्षरता कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इस मामले में यूरोप में लंबी लंबी छलांगें लगाई गई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में एक नया पाठक वर्ग का मतलब क्या हो गया, पढ़ने वाला जो वर्ग है वो तैयार हो गया। एक नया पाठक वर्ग यहां पर तैयार हो जाता है, पढ़ने वाला वर्ग। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सब लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, एक नया पाठक वर्ग यहां पर तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे यहां पर बच्चे, महिलाएं और मजदूरों के बारे में। तो आप देखें यहां पर कि भाई जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और मजदूर हैं। आप देखें कि ये बच्चा है, ये महिला है, ये मजदूर है और एक और दूसरा व्यक्ति है। तो आप देखें ये जो मजदूर है, ये मजदूर फैमिली से है, इनके बच्चे को भी क्या करना पड़ रहा है, इनका बच्चा भी मजदूरी कर रहा है। और जबकि आप दूसरे बच्चों को देखें, यहां पर ये स्कूल की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं स्कूल की तरफ, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। 19वीं सदी के आखिर में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य
होने के कारण, है ना, या प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी में आ गए। बच्चे भी तो किताब पढ़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, पाठक बन जाएंगे, तो पाठकों की एक अहम श्रेणी में आ जाते हैं। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया कि भाई स्कूलों के लिए भी किताबें आपको छापनी पड़ेंगी। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया, है ना, कि 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकों के लिए क्या किया गया, एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित कर दिया गया। प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया, है ना। प्रेस के अंदर जो प्रकाशन हो रहा है वो पुरानी और नई, है ना, परिकथा और लोक कथा दोनों प्रकार की किताबें यहां पर छापी जा रही हैं। जर्मन के जो ग्रिम बंधु हैं, उन्होंने बरसों लगाकर किसानों के बीच की जो लोक कथाएं हैं उनको इकट्ठा किया, उनको जमा किया, बाद में फिर उनको प्रकाशित किया। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों को अंततः कहां कर दिया गया, 1812 में संकलित करके छाप दिया गया, उनको छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उनको संस्करण में शामिल नहीं किया गया, या उनको प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया गया। मतलब कैसी चीजें जो अनुपयुक्त हैं बच्चों के लिए, या कुलीन वर्ग को कोई चीज अश्लील लगती है, उसको आप प्रकाशन में शामिल नहीं करेंगे, या उसको नहीं किया गया। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला, छपने से वे दर्ज हुई, इस प्रकार प्रक्रिया में बदल गई और उनको और व्यापक पहचान मिली। कई सारे लोग जो जानते नहीं थे वो भी उसको पढ़ना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अलग अलग जगह के गीत जैसे आप जानते होंगे, लोग इनको पढ़ना प्रारंभ कर दिए। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई है। महिलाओं के द्वारा भी कुछ लिखा जाने लगा, कुछ पढ़ा जाने लगा। पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया मैगजीन जो थी, है ना, एक पैसिया जो पत्रिकाएं थी खास तौर पर महिलाओं के लिए होती थी। वैसे ही जैसे चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली पुस्तकें इनके लिए थी, वैसे ही पेनी मैगजीन्स भी इनके लिए हुआ करती थी। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। महिलाएं भी उनको पढ़ने लगी, इस कारण से इनको उनका अहम पाठक माना गया। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी, जैसे आप देखें जैन ऑस्टेन, ब्रॉन्ट बेने, जॉर्ज एलियट, ये सब क्या है, उपन्यास में लिखने वाली महिलाएं हुआ करती थी। इनको महत्वपूर्ण माना गया था, महत्वपूर्ण महिलाएं ये हुआ करती थी। उनके लेखन की नई नारी की परिभाषा, इन्होंने क्या किया, लेखन में नई नारी की परिभाषा दी। मतलब नारी की नई परिभाषा उभर कर आती है, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ है, जिसमें गहरी सूझबूझ है, मतलब जिसमें समझ है, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझती है, जिसका अपना दिमाग है, अपनी इच्छा शक्ति थी। उस परिभाषा में महिलाओं के बारे में यह कहा जाने लगा। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए। इससे क्या हुआ, पाठक वर्ग की पहुंच और बढ़ी, मतलब पाठक वर्ग का दायरा और बढ़ेगा। 19वीं सदी के इंग्लैंड में से पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया, है ना। तो जो आप देखेंगे यहाँ पर, जो सफेद कॉलर मजदूर हैं उनको दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए इनका काम यहाँ पर किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बावजूद मजदूरों को अपने सुधार और आत्मव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा, किताब पढ़ने लगे, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने लगे, अपने आप को सही करने लगे। बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी जाने लगी। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई ये राजनीतिक पर्चे लिखेंगे, आत्मकथाएं लिखेंगे तो मजदूर भी पढ़ेंगे, महिलाएं भी पढ़ेंगी, तो उनको इससे फायदा होगा। आपकी पुस्तक का एक बॉक्स है, बॉक्स 3। यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिकम गोर्की की मेरा बचपन और मेरे विद्यालय, इन संघर्षों की कहानियां हैं। तो इससे क्या हुआ, गरीब व्यक्ति जब आत्मकथाएं पढ़ते थे दूसरे गरीब की, तो वो उससे प्रेरित होते थे और पढ़ने के लिए और प्रेरित होते, लोग और पढ़ा करते थे। यहां पर अब बात आएगी नई तकनीकी परिष्कार के बारे में, फर्दर इनोवेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे नए तकनीकी के आविष्कार यहां पर किए जाएंगे। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस क्या हो गया, प्रेस धातु से बनने लगे। पहले कैसे थे, लकड़ी से बना करते थे, अब कैसे हो गए, धातु से बनने लगे। मतलब कि प्रेस में अब मेटल उपयोग करने लगे, हम लोहा का बनाने लगे, कास्ट आयरन का इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। पूरे 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीकी में लगातार सुधार हो रहा था। छापा खाना पहले लकड़ी का
का था, फिर प्रेस का हुआ, पहले सीट से छापते थे, अब गोलन से बेलन से छापना स्टार्ट कर दिया, फिर इस तरीके का छपने लगा, तो लगातार सुधार हुआ। आप देखेंगे रिचर्ड एम हो ने क्या किया, बेलनाकार प्रेस बनाया। बेलनाकार प्रेस मतलब ये आप रॉड देख पा, इससे छपाई हो रही, इसको घुमाते जाएंगे ऐसे तो छपता चला जाएगा। इसमें 8000 सीट या ताव छप सकते थे 1 घंटे के अंदर। इस बेलनाकार की इतनी स्पीड हो जाती थी। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, इसमें एक साथ 6 रंगों की छपाई मुमकिन थी। ये ऑफसेट प्रेस आ गया, ये 2 रंग वाला है, एक साथ कितने 6 रंगों की छपाई कर सकती थी। 20वीं सदी के शुरू से बिजली के चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। अब इससे क्या हुआ, किताबें और तेजी से छपने लगी, मार्केट में और तेजी से उपलब्ध होने लगी। 1-2 नई चीजें क्या हुई, पेपर डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता में सुधार किया गया, स्वचालित पेपर रील लगाई गई। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये पेपर रील लगा दी गई, अब छपता रहेगा, कटता रहेगा, आपको ज्यादा नहीं करना, आप रील लगा दो, अपना काम होता रहेगा। रंगों के लिए फोटो विद्युत नियंत्रण भी काम में आने लगे। तो ये सारे काम यहां पर हो रहे थे। ये और बदलाव यहां पर जो आपकी छपाई मशीन है उनमें सुधार के साथ साथ कागज डालने की विधि, प्लेट की गुणवत्ता, स्वचालित पेपर रील और साथ ही साथ रंगों के साथ फोटो युक्त नियंत्रण वाला भी काम सामने आने लगा। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप भी बदल गया। मतलब अब क्या हो गया, अलग तरीके से छपाई होने लगी, बहुत सुंदर चीजें अब दिखाई देने लगी। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गर अपनाए, मतलब नए तौर तरीके अपनाए, नए तरीके यहां पर अपनाते हैं। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। क्या आप धारावाहिक छापे, जिससे क्या हुआ कि एक खास शैली विकसित हुई, सीरीज निकली और लोग क्या हो गए, इसकी आदी हो गए, उसको पढ़ने लगे, उसकी चाहत उनको ज्यादा हो गई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, जिसको कहते हैं सिलिंग श्रृंखला। सिलिंग क्या है, इंग्लैंड में चांदी का मुद्रा होता है सिलिंग, तो एक सिलिंग श्रृंखला छापी कि आप चांदी के सिक्के में उसको खरीद सकते हैं, इतनी सस्ती है, तो ये वहां पर छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण, डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवायत थी, है ना, कि वहां पर तकनीक कारण यहाँ पर जिल्द कवर आता था, ये उस टाइम पर तकनीकी खोज हुआ करती थी कि उसने ये बताया था कि ऐसा भी करो। 1930 की आर्थिक मंदी आई तो प्रकाशकों को डर लगा कि ऐसा नहीं कि उनका जो उत्पादन है वो मंद पड़ जाए, है ना, उनकी किताबों की बिक्री जो है वो गिरने लगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पाठकों की जेब पर खर्च ना आए, उनका ध्यान रखते हुए किताबों का स्वरूप बदला। कैसा बदला कि उसको सस्ते पेपर पर छापने लगे, बिना जिल्द का संस्करण छापने लगे, जिससे क्या होगा कि भाई पाठक वर्ग उसको खरीद सके। ये आप देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की किताबों की छपाई का ये दौर है, इस तरीके से छापा जाता था। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे यहां पर छपाई की जा रही थी। अब बात आती है कि भारत का मुद्रण संसार, कि भारत में छपाई कैसे होती है। तो भारत में छपाई कब शुरू हुई, ये बात करेंगे। मुद्रण युग से पहले यहां सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे, उनके ऊपर भी हमें यहां पर बात करनी है। तो मुद्रण युग के पहले की अगर आप बात करेंगे यहां पर, कि मुद्रण युग के पहले की जो पांडुलिपियां हैं, भारत में जो मुद्रण संसार आएगा तो वहां पर मुद्रण युग आने के पहले यहां पर पांडुलिपि, जैसे हमने बात करी थी मुद्रण की प्रारंभिक किताबों के बारे में बात करी थी, वैसे ही क्या होगा, यहां पर छपाई आने के पहले हम पांडुलिपियों की बात करेंगे। पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी गई कागज के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर लिखी गई एक कॉपी होती है। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, है ना। हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी समृद्ध परंपरा है, जिस कारण से क्या है कि यहाँ वैरायटी बहुत है, तो पांडुलिपियों में बहुत लिखा गया है। पांडुलिपियां क्या है, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी या लिखी जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद पांडुलिपियां छापी जाती थी, है ना, उनका भी छापना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें पांडुलिपि में हैं वो भी प्रकाशन के रूप में आ जाएं। लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी थी। एक तो उनमें बड़ी सावधानी से उनको पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था, उतना रोज में उपयोग इसको नहीं करते थे। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, जहां पर बिना किताबों के बहुत सारे लोग ज्ञान प्राप्त कर लिए और पढ़ लिया करते थे।
गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना किताब पढ़े ही क्या हो गए, साक्षर हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। ये पांडुलिपि की कॉपी है। इस तरीके से पांडुलिपि को यहाँ पर लिखा जाता है, समझा जाता है कि भाई इस तरीके से इसको पढ़ेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। अब छपाई का भारत में आना, कि छपाई जो है वो भारत में आती है, किस तरह से भारत में छपाई होगी। तो पहली प्रेस जिस पर पहली बार भारत में छपाई होगी, ये प्रेस भारत में 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली जो धर्म प्रचारक हैं उनके द्वारा लाए गए। गोवा का जो इलाका है उसको कहते हैं कोंकणी इलाका। तो वहां पर जो ये पुर्तगाली धर्म प्रचारक आए, इन्होंने वहां की भाषा कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें वहां पर इस कोंकणी में छापी। ये पुजारी आए थे, इनको क्या कहते हैं, जेसुइट पुजारी कहते हैं। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। मतलब पूछा जाएगा कि भाई जो पहली प्रिंटिंग प्रेस से किताबें भारत में छपी वो कौन सी भाषा की थी, तो कोंकणी की थी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। तो पहला छापन किसमें हुआ, कोंकणी में, फिर किसमें हुआ, कन्नड़ के अंदर। कैथोलिक पुजारियों ने 1569 के बीच में या 1569 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। तो पहले कोंकणी हो गई, फिर कन्नड़ हो गई, अब तमिल किताब आ गई, और फिर उसके बाद इन्होंने मलयालम की किताब छापी। तो 4 भाषाएं आ गई। सबसे पहले किसमें, कोंकणी में छाप दी। किसमें छाप दी, कोंकणी। फिर किसमें छाप दी, कन्नड़ में छाप दी। कन्नड़ में छापने के बाद फिर किसमें छाप दी, तमिल में छाप दी। और तमिल छापने के बाद फिर किसमें छाप दी, मलयालम में छाप दी। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ये इस तरीके से किताबें छपी। ये किताबों का ऑर्डर है, कोंकणी से लेकर मलयालम तक ये किताबें इनके द्वारा छापी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी शामिल था, वो भी इनके द्वारा छापा गया। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया। उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात धीरे धीरे शुरू कर दिया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिसको आप कहते हैं जेम्स ए हिक्की। 1780 में इन्होंने बंगाल गजट नाम से एक अखबार निकाला। यह अखबार कैसा था, साप्ताहिक था। इसका संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, मतलब हिक्की ने खुद को बताया कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। खास तौर से किसके, कि भाई भारत में जो देश चला रहे हैं अंग्रेज, उनके प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद है। निजी अंग्रेजी उद्यम थी, इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। ऐसा इसके द्वारा कहा गया कि भाई कोई भी आकर यहाँ पर अपनी बातें बता सकता है, हम उसकी बातें छाप सकते हैं। हिक्की ढेर सारे, जो जेम्स हिक्की है वो ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री का भी जिक्र था। आपको पता होगा भारत में दासों की बिक्री होती थी, अफ्रीका में दासों की बिक्री होती थी, तो उनका विज्ञापन भी या उनके इश्तिहार भी यहां पर शामिल हुआ करते थे। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे अंग्रेज नाराज होने लगे, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों को प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया जो अंग्रेजों की तारीफ छापते थे, जो औपनिवेशिक राज की छवि के होते हमलों को बचाते थे, उनको बचाने का काम करते थे, उनको प्रोत्साहन दिया गया। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे, उनके द्वारा भी कुछ अखबार छापे गए कि भाई अब उनने भी अपनी बातें यहां पर लिखना स्टार्ट कर दी। ऐसे प्रयासों में पहला प्रयास किसका था, राजा राम मोहन राय की करीबी। राजा राम मोहन राय कौन है, इनको भारत में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। तो इनके करीबी हैं गंगाधर भट्टाचार्य। इनके द्वारा एक अखबार छापा गया जिसको क्या कहते हैं, बंगाल गजट। बंगाल गजट 2 लोगों ने छाप दिया, गंगाधर भट्टाचार्य ने भी छाप दिया और जेम्स ए हिक्की के द्वारा भी छापा गया था। ये हमने अभी पिछले स्लाइड के अंदर देखा कि उनने भी ये बंगाल गजट छापा था। तो किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला अखबार भी क्या है, बंगाल गजट। और भारत में प्रकाशित पहला अखबार क्या है, वो भी बंगाल गजट है। अब बात करेंगे स्रोतगाह के ऊपर कि विलियम बोल्स नामक व्यक्ति को 1786 में भी इस तरह की सूचनाएं कलकत्ता की एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हो गई। मतलब जो सूचनाएं हैं उसने क्या किया, कलकत्ता की एक सार्वजनिक इमारत में वो सूचनाएं टांगी। जनसाधारण के लिए क्या सूचना टांगी, मिस्टर बोल्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं क्योंकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वो उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर है। पर जल्द ही बोल्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में लटकता रहा। जैसा उन्हें लटकाया ऐसा ही यह वादा क्या है, हवा में लटकता रह जाता है।
अब बात करेंगे धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों की। किताब छपी है तो वो धर्म की किताब भी छपेगी। ज्यादा किताबें होने से लोग पढ़ेंगे और धार्मिक सुधार पर बहस होगी। जब धार्मिक सुधार होगी तो धार्मिक सुधार के साथ साथ क्या होगा, सार्वजनिक रूप से बहस भी होगी उस पर। तो इन दोनों चीजों को हम बात करेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म हो गया। मतलब कि जब कोई किताब आ गई तो जैसे आप मान लीजिए कि अगरबत्ती को गोल क्यों घुमाते हैं, आप अपने तरीके से पूछिए कि आप मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती ऐसे से बुझाते हैं और ऐसे ऐसे गोल घुमाते हैं, है ना। तो आप अपने घर में सवाल कीजिए कि ऐसा अगरबत्ती गोल क्यों घुमाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो साइंटिफिक कारण क्या देखें तो आप ये बताते हैं कि दुनिया में आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। क्या लेकर आए थे, जीरो, और क्या लेकर जाएंगे, जीरो। तो मतलब क्या है कि आपको अच्छी नीतियों पर चलना चाहिए। आप अपने साथ कभी धन लेकर आते नहीं है, धन लेकर जाते नहीं है, यह बताने की कोशिश की गई। तो क्या है, ऐसी बातों पर लेकर बहस होना स्टार्ट हो गई ना। तो धार्मिक मसलों को लेकर बहस का बाजार हमेशा गर्म रहता था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश करने लगे, कि वो अपने धर्म की अलग तरीके की व्याख्या यहां पर वो पेश करने लगे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ थे। जो समाज, देखो हर सिक्के के दो पहलू हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि गोल हम घुमा रहे हैं तो इसका कारण क्या है कि यहां पर इसका कारण ये है, लेकिन कोई, मैंने बोला कि इसका कारण क्या है, जीरो बना रहा है, कोई इसका अपोज भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सपोर्ट करने वाले लोग भी थे और अपोज करने वाले लोग भी थे। ये सारे बात प्रिंट में छपना स्टार्ट हो गए और सरेआम पब्लिक में आना स्टार्ट हो गए, कि पब्लिक के अंदर भी ये विवाद आने लगे। पब्लिक भी इन बातों को जानने लगी, इन बातों को समझने लगी। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की, कि भाई कैसे बहस की जाएगी, इसकी शक्ल भी वो तय करते हैं। इन बहसों ने व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था। मतलब अगर कोई बहस हो रही है, धर्म सुधार को लेकर बहस हो रही है, तो व्यापक जन समुदाय उसमें हिस्सा ले सकता था। जैसे आप एक चीज गौर करके देखना कि मंदिरों में, है ना, मंदिरों के अंदर या मस्जिद के अंदर या गुरुद्वारे के अंदर, है ना, इन तीन जगहों पर यह कहा गया है कि आपको बहुत साफ सफाई से जाना है। ऐसा कहा गया ना कि आप साफ सुथरे होकर जाएं। कैसे जाएं, साफ सुथरे होकर जाएं। जिसे आपने अगर नहा लिया सुबह तो फिर हाथ मुंह धोकर जाएं, है ना, जूते पहनकर अंदर ना जाएं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, जूते पहनकर अंदर ना जाएं, साफ सुथरे क्यों जाएं? तो इसके पीछे कारण क्या है, एक तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ऐसी जगह जहां पर कई सारे लोग आते हैं, तो आप उसको गंदगी ना करें ताकि लोगों को वहां पर बैठने में अपना ध्यान लगाने में परेशानी ना हो। दूसरी क्या है कि आप गंदे जाएंगे तो आपको कीटाणु जाएंगे, यहाँ पर कई सारे लोग जाते हैं तो उनको बीमारी हो सकती है। तो इसलिए कहा गया कि आप साफ सुथरे होकर जाएं। ये साइंटिफिक कारण है। लेकिन हमारे अंदर क्या हो गया कि भाई अब ऐसी बहस आने, भाई मंदिर जाना है मतलब क्या है कि भाई अच्छे कपड़े पहन, साफ सुथरे पहनने का मतलब क्या है, मंदिर इसलिए साफ सुथरे पहनकर जाएं, मस्जिद इसलिए साफ सुथरे पहनकर जाएं कि वहां पर भीड़ होती है। तो आपको कोई बीमारी है या कोई चीज है तो वो किसी दूसरे में फैले ना। कोरोना का आपने उदाहरण देखा है अभी यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गया कि ये सब साइंटिफिक कारण हो गए। तो इनको लेकर ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बहस होने लगी। जब महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बहस होने लगी तो उसमें क्या होगा, कोई भी जन समुदाय इसमें हिस्सा ले सकते। ऐसे कई सारे, हर धर्म में सुधार की बात होने लगी थी। इस तरह से मतांतर के नए विचार भी उभर कर आने लगे कि भाई सबके मन में क्या चल रहा है, वो विचार भी सामने आने लगे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारक तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, जहां पर विधवा, अगर किसी का पति खत्म हो गया तो उसको जला देते हैं, जिसको सती कहते हैं। तो विधवा दाह, एक ईश्वरवाद मतलब केवल एक ईश्वर की पूजा करना, ब्राह्मण, पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर बहस तेज हो गई। कुछ लोग इन मुद्दों के पक्ष में थे और कुछ लोग इन मुद्दों का विरोध करते थे। तो इनको लेकर बहस तेज हो गई। कुछ इनको सही मानते थे, कुछ इनमें बदलाव चाहते थे। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क जनता के सामने, समाज के सामने आने लगे। तर्क कैसे, कोई भी, मतलब तर्क तो आएंगे, आप कोई भी बात करेंगे तो तर्क तो आना स्टार्ट होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया, ताकि वो तर्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सकें, पढ़ सकें। राजा राम मोहन राय ने 1821 के संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। 1821 से क्या निकाला, एक पेपर निकाला, एक मैगजीन निकाली, इसको कहते हैं संवाद कौमुदी। और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका निकाली। तो ये दोनों अखबार क्या है, संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे के विरोधियों के द्वारा निकाले गए हैं। दो फारसी अखबार, है ना, दो फारसी अखबार जाम जहानामा और
शमसुल अखबार भी 1882 में क्या हो गए, प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या है, दोनों फारसी अखबार होते हैं, तो ये भी प्रकाशित होना स्टार्ट हो गए। उत्तर भारत में उलमा जो मुस्लिम थे, है ना, उलमा मुस्लिम क्या है, उलमा मुस्लिम वो कहलाते हैं जिनका शरीयत पर ज्ञान अच्छा होता है। तो उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित हुआ करता था। मतलब जैसे जो मुगल डायनेस्टी खत्म होने लगी तो इनको बड़ी चिंता हुआ करती थी। उन्हें डर था कि औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे दें और मुस्लिम कानून को बदल ना डालें। तो ये उनको चिंता बहुत सताई जा रही थी। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी और उर्दू अनुवाद छापे, है ना, और धार्मिक अखबार तथा गुटके भी निकाले ताकि लोग धर्म की बातें समझते रहें, पढ़ते रहें। सन 1867 में प्रकाशित देवबंद सेमिनरी, मतलब देवबंद का जो मदरसा है, उसने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे निकाले कि भाई आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे इस्लामी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उसने कई सारे फतवे निकाले, कई सारे आदेश निकाले। पूरी 19वीं सदी के दौरान इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी कई सारे पैदा हुए, बहुत संख्या में पैदा हुए, कई सारे मदरसे खुलते हैं। धर्म को लेकर सबकी अपनी राय थी और सभी लोग अपना वर्ग बढ़ाने के लिए लगे थे कि हमारी संख्या बहुत बढ़ जाए, हमें मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को महत्व मिला। मतलब धर्म के बारे में लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसी ही किताब आई जिसको आप कहते हैं रामचरितमानस। किसने लिखी, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। इसका पहला संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित होता है। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण से उत्तर भारत का बाजार पट गया। मतलब इतनी किताबें आ गई, सस्ते तरीके से छपी हुई कि भाई आप आराम से खरीद कर पढ़ सकते हैं। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपने लगी। मतलब ये प्रेस कैसे हैं, धार्मिक किताबों को छापने वाले प्रेस हैं। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी ले जा सकते थे और कहीं भी पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ाया जाता था ताकि लोग सुन सके जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो भी धर्म की बातें समझ सकें। मतलब धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो ये क्या है कि ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी, सारी बातें यहाँ पर हो रही थी। तो ये अनपढ़ लोगों के बीच में पढ़ रहे थे ताकि सभी लोग धर्म के बारे में जानकारी ले सके, धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। कई सारी चीजें मतलब हर धर्म में है, लेकिन जब पढ़ा तो हमने समझा कि यार ये कॉमन बात है, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। इससे क्या हुआ कि लोगों में जुड़ाव की भावना आई, लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, लोग एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट किए, एक दूसरे के संपर्क में आना स्टार्ट कर दिए। अब एक स्रोत है, स्रोत घाट, जिसमें कहा गया अखबार क्यों, है ना, कि अखबार पर ही क्यों बात की जाए। तो पूना के कृष्णाजी त्र्यंबक रानाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते थे। तो अखबार का महत्व समझिए आप इस ब्लॉग के माध्यम से, जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके। मतलब लोकल खबरें दिलचस्पी वाली सारी हों, सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खास तौर पर जानकारियां होंगी। मतलब आपको सांख्यिकी की जानकारी, अन्वेषण की, सार्वजनिक, सारी जानकारी इस पर मिलेगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। ये कहां छपा, बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर में 6 जनवरी 1849 को छपा एक लेख है। इस लेख के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अखबार ही क्यों, अखबार इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। एक अगला सोर्स है, उसमें कहा गया देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका थी जो इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स की थी। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में जो विपक्ष का काम क्या है, सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार के काम में कमी निकालेंगे। वही काम कौन कर रहा था, सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा और लोगों के हितों को साधने में अक्षम, है ना, अक्षम हिस्सों को निकालें और सुधार करें, उनको तेजी से लागू करने का काम करें। इन सभाओं को चाहिए कि वो देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें और क्या संभव है, क्या वांछित सुधार है वह बताएं, और इन कार्यों का काफी असर होगा। यह लेख छपा कहां पर, आपके नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870 का लेख है।
अब हम बात करेंगे प्रकाशन के नए रूप के बारे में, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन के बारे में। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्ने में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती हो गई। मतलब लोगों ने पढ़ना चाहा तो वो चाहते थे कि भाई उनके जैसी जिंदगी का किताब पढ़ें, जैसे उनके संघर्ष रहे उनकी किताब पढ़ें। लोग अपने धर्म की किताब चाहते थे, अपने संघर्ष की किताब चाहते थे, और जो थोड़ी बहुत जानकार थे वो अपने एक्सपीरियंस पर किताब लिखना चाहते थे। इस प्रकार की चाहत जो है वो थोड़ा सा प्रबल होने लगी। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक, है ना, यूरोप में उपन्यास नामक साहित्यिक विधा, विधा मतलब तरीका, तो साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। मतलब उपन्यास के माध्यम से आप सब चीजें लिख सकते थे। जल्दी इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। मतलब कि भारत में भी यह उपन्यास विधा पॉपुलर हो गई, यह भारतीय तरीके से पॉपुलर हुई, भारतीय तरीके से इसको लिखा और लिखा जाने लगा और इसको पब्लिश किया जाने लगा। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध कराया। मतलब जब व्यक्ति पढ़ेगा हर व्यक्ति के संघर्ष के बारे में, तो मानव जीवन की विविधता का उसको ज्ञान होगा, वो मानव जीवन की विविधता के बारे में जानेगा। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब क्या है, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए ना। पाठक जो थे उनकी दुनिया का हिस्सा बन गए, लोग पढ़ने लगे ये सारी चीजें, और ये सारी किताबें बाजार में आने लगी और बिकने लगी। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। छापा खाना आ जाने से क्या हुआ, कॉपीज ज्यादा बनने लगी, मार्केट में ज्यादा उपलब्ध होने लगी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकार थे, तो आप देखें चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाना स्टार्ट कर दी। ये राजा रवि वर्मा बहुत बड़े चित्रकार है, इनने भी आम खपत के लिए तस्वीरें बनाना चालू कर दी। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खाने के करीब अपनी दुकानें खोली और मुद्रकों से काम पाने लगे। ये क्या है आप देखेंगे, अभी भी है, भारत में अभी भी आपको ऐसे चित्रकार मिल जाएंगे, आपको बिठाएंगे, पूरा चित्र तैयार कर देंगे। तो ऐसे चित्रकारों को चूंकि किताब के ऊपर सजाने का काम था, तो वहां पर एक डिजाइन बना देंगे, फिर वो काठ की तख्ती पर आ जाएगा और उससे क्या होगा, छपाई होगी। तो ऐसे चित्रकारों को भी काम मिलने लगा, मतलब उनको भी रोजगार मिलने लगा। यहां पर बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों को सजाने लगे। घर सजाने के लिए हम सामान्य तौर पर फोटो वगैरह का उपयोग करते, तो गरीब लोग भी ऐसा करने लगे। छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचारों को फैलाया, उनको फैलाने में मदद करी। इन छपी तस्वीरों के माध्यम शंकर जी छाप दिए, है ना, गुरु के पैर छूते हुए चेला छाप दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो भी क्या हुई, बहुत पॉपुलर हो रही थी, बहुत धीरे धीरे क्या हो रही थी, लोग उसको समझ रहे थे। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे, है ना। तो जो उन पर टिप्पणी मतलब व्यंग करते हुए लोग क्या हो गए, कार्टून लिखने लगे। मतलब व्यंग करना पड़ेगा तो कार्टून बना दिया और वैसे कुछ व्यंग करना स्टार्ट कर दिया। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया ना। कई सारे लोगों में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। कुछ लोगों में पश्चिमी शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और अभिरुचियों का मजाक उड़ाने का कार्टून भी बनाया गया। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का और राष्ट्रवादियों के द्वारा साम्राज्यवादियों को टारगेट किया गया, एक दूसरे के लिए कार्टून बना रहे थे। ये फोटो आप देखेंगे, इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कह रही है जो आप समझेंगे, है ना। तो उससे आपको चीजें समझ में आ सकती हैं कि ये भोग विलासता की बात कर रहे हैं या किसी से अपने मन की बात कर रहे हैं। तो वो समझना पड़ेगा, जब आप ये चित्र आ जाएंगे तो लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक चित्र क्या है, बहुत सारी कहानी बोल देता है, लोगों को बहुत सारी बातें एक चित्र के माध्यम से समझ में आ जाती हैं। हम बात करेंगे अब महिलाएं और मुद्रण के बारे में। तो महिला अपनी जिंदगी और उनकी भावनाओं की बड़ी, है ना, महिलाओं की जिंदगी जो है और उनकी भावनाएं हैं, उनको बड़ी साफ गोई के साथ और गहनता के साथ उनके बारे में लिखा जाने लगा। मध्यम वर्ग की घरों की महिलाओं का पढ़ना भी पहले से ज्यादा हो गया। अब महिलाएं
पढ़ने लगी, मध्यम वर्ग की महिलाएं पढ़ने लगी। लेकिन वो कौन से लोग पढ़वा रहे थे या किनके घर में पढ़ पा रहे थे? जिनके पिता उदारवादी थे, पति उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब परिवर्तन को समान तौर पर जो स्वीकार कर पा रहे थे, वो लोग क्या है, अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे, है ना। बाकी आप देखें कि जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी उनके द्वारा भेजने लगे, तो वो लोग स्कूल में भी शिक्षा लेने लगी। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी, महिला लेखिका मतलब महिला लेखक भी हो गई, उन्होंने लिखना भी स्टार्ट किया। इन लेखिकाओं ने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया, उन्हें पाठ्यक्रम भी छापा, है ना, और जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम सामग्री भी उसमें लिखी ताकि महिलाएं पढ़ सकें, स्कूली शिक्षा को घर में ही प्राप्त कर सकें। लेकिन ये सारे जो महिलाओं के बारे में बात की गई, ये जो सारे परिवार हैं सभी उदार नहीं थे, सिर्फ कुछ उदार थे जिन्हें पढ़ाया लिखाया। अनेक परंपरावादी हिंदू क्यों उदार नहीं थे? देखो इसमें क्या है, कई सारे हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवाएं हो जाती हैं, कौन चाहेगा कि उसकी लड़की का पति खत्म हो जाए, तो नहीं पढ़ाएंगे भैया, इनको नहीं पढ़ाना है। और दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू की रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी, ऐसा कहा गया। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार करके पढ़ने की तरफ चले गए, उनके द्वारा पढ़ाई की गई कि हम तो पढ़ेंगे। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक लड़की की कहानी पता है, जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि उसके द्वारा लिखा भी गया, उसने लिखने की भी कोशिश की। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था, लिहाजा उसने जब वही जबान पढ़ने की कोशिश की जो उसकी अपनी जबान थी, उसको उसने पढ़ा, उसको समझा और लिखा भी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार की ब्याही कन्या, जिसको हम कहते हैं रस सुंदरी देवी, ने रसोई घर में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में जाकर उसने आमार जीवन, है ना, आमार जीवन नामक आत्मकथा भी उनके द्वारा प्रकाशित की गई 1876 में। ये जो आमार जीवन आत्मकथा निकाली गई, बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा है। मतलब इसके पहले जो आत्मकथाएं आई हैं वो आदि हैं, इनके द्वारा संपूर्ण आत्मकथा निकाली गई है यहाँ पर। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कौतूहल तो पहले से ही था, मतलब इनके बारे में पहले से लिखा जा रहा था, महिलाओं ने आकर उसको थोड़ी सा और पुश कर दिया। कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि कैसे घरों में उनको बंदी बनाया गया, उनको अनपढ़ बनाकर रखा जाता था, कैसे घर का काम का बोझ उठाती है और उनको समय समय पर दुत्कारा भी जा रहा है, जिनकी वो सेवा कर रही वो लोग इनको डांट डूट भी रहे हैं। ये सब कैलाश बासिनी देवी के द्वारा लिखा गया। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं का ये वाला पक्ष भी सामने आया कि भाई ऐसी दिक्कत भी हो रही थी। महाराष्ट्र जो आज का है, वहां पर आप देखें कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की महिलाओं के बारे में लिखा कि उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, सभी महिलाओं के साथ एक सा हो रहा है तो इनके साथ भी हो रहा है। उनके बारे में लिखा, उनके हालात के बारे में जोश और रोष के साथ उनके द्वारा लिखा गया। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इनको अब देखते हैं। क्या मायने हैं कि भाई इतनी समस्याओं के बाद महिला पढ़ती है तो वो क्या सीख सकती है, उसके लिए क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, कई सारे कारणों से मेरी दुनिया बहुत छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशी तो किताबें पढ़ने के बाद आई है। तो आप समझ लीजिए कि कितने मायने होंगे इनके लिए किताब पढ़ने के। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई, हिंदी जो है वो बाद में विकसित हो पाती है। हिंदी का विकास इनके बाद में हुआ। हमने देखा था कि पहले कोंकणी में छपा, कोंकणी के बाद कन्नड़ में छपा, फिर तमिल, फिर मलयालम, फिर आप देखें उर्दू, है ना, तमिल, बंगाली, मराठी और हिंदी बाद में है। जल्द ही बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ, हिंदी भाषा वाला जो विकास हो रहा था। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, मतलब औरतों को शिक्षा देना, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मुद्दों को उनके द्वारा लिखा गया। वो अपने उनके क्या अनुभव हैं, इन सभी अनुभवों को उनके द्वारा यहाँ पर लिखा जा रहा था। कुछ महिलाएं या कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियां और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन भी परोसा, ताकि उनका भी एंटरटेनमेंट हो सके, उनको भी अच्छा लगे।
पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ में लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीबियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति, जिसको कहते हैं स्त्री धर्म विचार, इनके द्वारा लिखी, ताकि क्या हो सके, ये आज्ञाकारी बीबियां बन सकें। इसके लिए राम चड्ढा के द्वारा किताब लिखी गई। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी इसी प्रकार के संदेश देते हुए सस्ती पत्रिकाएं छापी। अच्छी औरतें बनने के उपदेश के लिए कई सारी किताबें, कई सारे संवाद के रूप में उनको पेश किया गया कि भाई औरत को ऐसा होना चाहिए, औरत को वैसा होना चाहिए। समानता की बात ना करके भाई अच्छी औरत कैसी हो, अच्छी माँ कैसी हो, अच्छी पत्नी कैसी हो, ऐसी कई सारी किताबें, ढेर सारी किताबें यहां पर छाप दी गई कि भाई ऐसा कुछ कर दिया जाए। यहां पर बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका जिसको बटाला कहते हैं, बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहां पर यह प्रकाशन होने लगा, जो पॉपुलर प्रकाशन था वो बटाला हो गया। यहां पर धार्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक गुटके सस्ते, तो इनके सस्ते संस्करण मिल सकते थे। इनके अलावा अश्लील और सनसनीखेज समझे जाने वाला सामग्री भी उपलब्ध थी कि आप अश्लील सामग्री भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। 19वीं सदी के अंत तक बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें भी उकेरी जा रही थी। कुछ इस प्रकार की तस्वीरें उस पर छपकर आने लगी। इससे किताब क्या हो गई, थोड़ी सी रोचक लगने लगी, लोग देखकर थोड़ा और ज्यादा पढ़ने लगे। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते, जिससे महिलाओं को जो फुर्सत मिलती तो फुर्सत के वक्त में मनपसंद किताबें पढ़ने में उनको सहूलियत हो जाती। तो ये फेरी वाले कुछ इनके लिए काम करने लगे। स्रोत एड़ा के बारे में बात करें तो जानी मानी शिक्षावत और लेखिका बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहती हैं कि धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ाने से रोकने के लिए उन्होंने पुरुषों की निंदा की। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इसमें महिलाएं उद्दंड हो जाएंगी। छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम देते हैं, तालीम का हक देने की बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर बिगड़े नहीं है, भटकते नहीं है, तो महिलाएं भी क्यों बिगड़ेंगी भला, है ना, महिलाओं को भी क्यों बिगड़ा जाएगा। तो ये ऐसा इनके द्वारा कहा गया। अब बात करेंगे हम प्रिंट और गरीब जनता के बारे में कि भाई गरीब जनता के साथ प्रिंट का कैसा संबंध था। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जाने लगी, है ना, सस्ती सस्ती किताबें चौक चौराहों पर आने लगी, जिसके चलते गरीब लोग बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए ना। गरीब लोग क्या हो गए, बाजार में उन्हें खरीदने की, सस्ती आ गई तो खरीद सकते थे, खरीदेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो गरीब वर्ग का व्यक्ति भी थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करने लगा। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय आ गए। पुस्तकालय क्या करेंगे भाई, किताबों तक आपकी पहुंच बढ़ाएंगे। पैसा नहीं है, पुस्तकालय जाओ, पढ़ कर आओ, सीख कर आओ, ज्ञान प्राप्त होगा। ये पुस्तकालयों के साथ एक समस्या थी कि ये शहरों में या विकसित नगरों में या जो बहुत संपन्न गांव है वहां पर खोले गए, सब जगह नहीं थे। और स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना क्या था, प्रतिष्ठा की बात थी, तो उस तरीके से ये खोला करते थे। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ज्योतिबा फुले, यही प्रणेता हैं। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई गुलामगिरी, जिसमें जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में बात की गई। भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ई रामास्वामी, जिनको बाद में जाकर पेरियार के नाम से भी जाना गया, इनने भी जाति पर जोरदार कलम चलाई, जाति के आधार पर जो विभेद है उस पर जोरदार कलम चलाई और बात रखी कि जाति आधारित वर्ग नहीं होने चाहिए, जाति आधारित विभेदों को खत्म करना चाहिए। उस पर बी.आर. अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा। स्थानीय विरोधी आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं और गुटके छापे, उनके बारे में इन्हें छापना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा भी कुछ ये कर सकते हैं कि भाई इनको पढ़ेंगे आप, अगर ऐसे गुटके छपते हैं, इस प्रकार की चीजें आती हैं तो आप उनको पढ़ते हैं तो आपको फिर क्या होगा, धर्म के बारे में, न्याय के बारे में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं दी जा रही थी कि उनका अनुभव क्या रहा है कारखाने के अंदर, उसको लिखकर वो बताएं समाज को, आने वाले नए मजदूरों को बताएं, तो वो लिख नहीं सकते थे, इसके बारे में शिक्षा नहीं दी गई थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच में एक रिश्ता बता दिया, है ना, एक रिश्ता समझाने की कोशिश कर दी। 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताओं के नाम से छपा। तो याद रखेंगे कि सच्ची कविताओं के नाम से किसका लेखन छपा, सुदर्शन चक्र के नाम से कविताएं लिखी थी इनके द्वारा, सुदर्शन चक्र के नाम से लिखते थे और उन कविताओं का नाम था सच्ची कविताएं।
बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्होंने बंबई के मिल मजदूरों से ली। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया कि भाई इस तरीके के प्रयास होते रहने चाहिए ताकि क्या हो सके, आगे चीजें बढ़ सकें, लोग शिक्षित हो सकें, लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सकें, लोग अपने कर्तव्यों के बारे में जान सकें। उनकी मूल कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और राष्ट्रवाद का संदेश भी उनके पास पहुंचे। तो शिक्षित होने से क्या होता है कि बुराइयां दूर हटती हैं, अच्छाइयों की तरफ आदमी अट्रैक्ट होता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ये आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु दादी की कहानियां उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि, इसको भी इनके द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मीनाथ बाबू ये है, तो इनको आप देख लीजिए, इनके द्वारा ओ मेरी प्यारी भूमि नाम का गीत भी लिखा गया है। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंट और प्रतिबंध के बारे में कि हमारे साथ क्या प्रिंट है और प्रिंट के साथ क्या प्रतिबंध, मतलब उनके ऊपर क्या रोक टोक लगाई। प्रतिबंध का मतलब क्या है, उसके ऊपर रोक लगाना। अब आप सभी किताबें बहुत खुलकर नहीं छाप सकते, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएंगे। कौन लगाएंगे? जो यहां पर शासन कर रहे होंगे उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले पेपर ज्यादा नहीं थे, किताबें ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुद्रित सामग्री को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उसको नियंत्रित करने के लिए उनने क्या किया, शुरुआती तौर पर जो कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना कर रहे थे उनके ऊपर सेंसर लगा दिया, है ना। और कंपनी ने कंपनी को क्यों लगाया? कंपनी को ये चिंता थी कि ऐसी बातें अगर बाहर जाएंगी तो इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, इनके प्रतिस्पर्धी हैं, वो भारत में इनके एकाधिकार मतलब व्यापार पर जो एकाधिकार है उसको चोट पहुंचाएंगे। इस कारण से इन्होंने क्या किया, सेंसर करना या उन पर रोक लगाना स्टार्ट कर दिया। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1820 के दशक में यह घोषणा कर दी कि भाई अब आप लेखन पर या प्रकाशन पर रोक लगा सकते हैं, ऐसा एक कानून पास कर दिया। कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू किया ताकि इनकी इमेज अच्छी बनी रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इमेज सबको अच्छी बताई जाए। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद, मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने इस जो कानून आया था ना, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस कानून की क्या की, पुनर्समीक्षा की। उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने आजादियों को बहाल किया, मतलब जो इनके ऊपर रोक लगाई थी, तो ये क्या है, प्रेस के मुक्त तरीके के हो गए, इनने क्या कर दिया, उसको बहाल कर दिया। लेकिन 57 के विद्रोह के बाद, है ना, इसके बाद क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए रवैया बदलना स्टार्ट हो गया और जो अंग्रेज इनसे नाराज थे वो देसी प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे कि इसका मुंह बंद कर दिया जाए। जैसे जैसे भाषाई अखबार बढ़े वैसे वैसे राष्ट्रवाद के समर्थन में और मुखर होते चले गए। वैसे वैसे औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, और प्रतिबंध इनके ऊपर लगाना स्टार्ट किया कि उनको और कड़े तरीके से रखना स्टार्ट किया कि भाई अब ये और ज्यादा चीजें नहीं छाप पाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, आयरलैंड के प्रेस कानून से उनकी कॉपी करते हुए या उनके तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। मतलब कि अब पेपर जो छपेगा उसके ऊपर ये लोग सेंसर कर सकते हैं, हर चीज की निगरानी कर सकते हैं। मतलब सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हल मिल जाता है। किसके माध्यम से, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। अब से सरकार विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखना शुरू कर दिया ना। तो अब इनके द्वारा क्या कर दिया गया, भाषाई जो अखबार थे उनके ऊपर नियमित तरीके से नजर रखना स्टार्ट कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी। अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जाएगा और छापने वाली मशीनों को छीन लिया जाएगा कि अब आगे आप ऐसा छाप ना पाए। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया। लेकिन इतनी दमन नीति के बावजूद भी राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते रहे, फैलते रहे, लोगों को राष्ट्रवाद का संदेश बताते रहे। औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई इन अखबारों के माध्यम से जारी रही। लोग और उत्साहित होते रहे और ये सारे काम करते रहे। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध किया गया, जिसे सरकार के द्वारा इनको खामोश करने की कोशिश की गई, जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके लिए हमदर्दी जताई। तो बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी बड़ा विरोध किया लोगों के द्वारा कि भाई इनको क्यों जेल में डाला गया है। कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता था।
1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया। उससे पूछा कि आजादी खोने के बदले में कितने पैसे मिलेंगे। ये उसका जवाब सवाल था, कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप लिखवाएंगे तो अपने मन से। ऐसे ही द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इंकार कर दिया कि इससे वह सरकारी आदेश को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, अपने मन की बातें नहीं लिख पाएगा। तो अब क्या हो गया, सरकार को अपने वफादार संपादक ढूंढने में बड़ी समस्या यहां पर आने लगी। अब एक ब्लॉक है, उसके आधार पर आप देखते हैं क्या कहा गया है। मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से लगा सकते हैं। सरकार को अगर परेशानी नहीं होती तो नियंत्रित क्यों करती। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा से तमाम किताबों और पत्रिकाओं पर नजर रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी। इसमें 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद का अखबार बंद कर देना या खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाई को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके, लोग छाप ना सकें। भारत छोड़ो आंदोलन की जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया, मतलब इनको कुचल दिया गया। अभी ऐसी कोई बात यहां पर लिख नहीं सकते थे। एक स्रोत भी आपकी किताब में है, चा में गांधी जी 1922 में गांधी जी ने कहा, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी, भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने की इन 3 है ना ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज, खिलाफत और लड़ाई, सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है ना, सबसे पहले इनके लिए आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर हम दूसरी लड़ पाएंगे। ऐसा गांधी जी का वक्तव्य यहां पर हुआ करता था। इस प्रकार से हमारा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन खत्म हो जाता है। हमने अपने पूरे चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कई सारे कोर्स मिलेंगे। तो यहाँ आप पाएंगे कि आपको कोई सा भी एक कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे आपने हिंदी मीडियम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी तो कक्षा 10वीं सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके सामने बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगता है उससे आप पढ़ सकते हैं। जो भी विषय पढ़ने का मन है उस विषय को पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहां पर 10वीं देखना चाहते हैं, कक्षा 10वीं का इतिहास, तो आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया। क्लिक करते क्या होगा, यहां पर एक ऐसी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ये पूरी प्लेलिस्ट आएगी तो इस पे आपको जो भी वीडियो देखना है उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा है, इस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप अगले वीडियो पर भी चले जाएंगे। इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, समय की बहुत बचत होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करें, तो प्राप्त करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।